अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पे भरोसा करना हमाकत है और अपनी मेहनत पे भरोसा करके दुआ ना करना तकब्बुर है। नाजरीन, अगर आज की शो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन अब तो सैटरडे संडे होता है, नरमी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। जिम भी ओपन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग डरते हुए नहीं जा रहे, घरों में मौजूद हैं, बहुत कम वॉक करें। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आप घर पे रह के कौन सी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके जोड़ों में भी बहुत दर्द होता है और जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं जी वॉक कीजिए, वॉक स्टार्ट कर लीजिए। बेशक आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कीजिए, लेकिन वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप वॉक नहीं करें, जिम नहीं करें, कोई एक्सरसाइज नहीं करें, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और घर में रह के आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप करेंगे तो आप ठीक रह सकते हैं। इसके अलावा हम आज बात करेंगे अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से काम कर रही है। इनमें बहुत से लोगों को स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, खवातीन को बहुत से स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। इन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम पबजी के बारे में भी बात करेंगे, जो कि बैन तो हो चुकी है, लेकिन क्या उसके असरात वाकई ही हो रहे थे जनरेशन पे, जो यूथ थी उस पर कितना इस्तेमाल था, और अब क्या उसके इस्तेमाल जो हम कर रहे थे, पबजी का गेम्स जो हम खेल रहे थे, अब क्या लोगों में सुकून आया है या नहीं आया। क्योंकि बहुत सी सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बैन नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं बैन होनी चाहिए थी? अगर बैन हुई है तो क्यों बैन हुई है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजर किस तरह से काम करते हैं, उनकी टीम किस तरह से उनके साथ काम करती है, कितनी जिम्मेदारियां होती है, एक प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारी होती है, एक डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह से एक टीम को लेकर साथ चलते हैं, किस तरह से एक प्रोडक्ट जो है जो आपके सामने लेके आते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कैमरे के पीछे रह के लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ हम लोग गाने भी सुनेंगे। लेकिन उसके साथ हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से आपने बचना कैसे है। छोटी सी एक चाहती तदबीर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करना क्या है कि जी हाथ धो लीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, डिस्टेंस रखिए, फिजिकल डिस्टेंस रखिए, और कोशिश कीजिए अगर आपको नॉर्मल फ्लू हो गया है वेदर की वजह से, या आपको कफ है, आपका गला खराब है, फिर भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि उसकी जर्म्स आपकी वजह से किसी और को ना लगे। एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों ये भी महफूज हो जाएंगे इससे, आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे अगर आप एहतियात करेंगे। ये बहुत सी चीज़ें जो कि हम बड़ा गैर संजीदा हमारा एटीट्यूड है। हम क्या करते हैं जनाब, हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, जैसे वक्त गुजर रहा है ना, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, या लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कोई कोरोना वायरस नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया आपको ऑलमोस्ट 4 मंथ से आपको अवेयरनेस दे रहा है, आपको बता रहा है कि किस तरह से आपने बचना है। आसान से तरीकाकार है ये, आपकी नॉर्मल जिंदगी में भी अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं ना तो आपके लिए फायदा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइक पे ट्रैवल करें या वैसे बाइक जा रहे हैं, हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो आप देखते हैं कि उसकी वजह से भी आपको सांस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है। हाथ धोना वैसे बहुत अच्छा है। घर से बाहर हैं, घर वापस आए तो हाथ धो लीजिए, किसी भी साबुन से धो लीजिए। हैंड सैनिटाइजर घर से बाहर हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए, घर में है तो आप साबुन से और पानी से अपने हाथ धो लीजिए। इस बारे में भी आज बात करेंगे डिटेल में। कोरोना वायरस की वजह से लोगों में क्या चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज था या नेगेटिव चेंज था, इस बारे में भी बात करेंगे। पहले जी वेलकम करना चाहूंगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का। अलीना अरशद हमारे साथ मौजूद है, अल खिदमत फाउंडेशन की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, राइटर हैं, पोइट जी, शायरा भी हैं, और उसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। और आज हम इनसे पबजी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ये काम कर रही हैं उसके साथ साथ ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप इतने ज़्यादा काम कर रही होती हैं उसके बावजूद आप हमारे शो में आई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ बड़े प्यारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी असद बेगा। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जनाब। और जी हमारी बड़ी प्यारी सी आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आज आपको घर में रह के एक्सरसाइज के तरीके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने परेशान नहीं होना, कोरोना वायरस जल्दी चला जाएगा और आपने जल्दी जिम भी ज्वाइन कर लेनी है और पार्क में आके आपने वॉक भी करनी। मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर शफका, फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी हमारे साथ आज। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशामदीद, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आज भी आप। और जी इनके साथ बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं जी आज हमारे साथ मौजूद। मैं वेलकम करना चाहूँगी अदनान असलम का। खुशामदीद अदनान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अदनान ने आज नाश्ता क्या किया है? गुजरावाला चढ़े खा के आए सुबह सुबह। मेरा पूछने का मकसद भी ये था क्योंकि अदनान जी गुजरावाला से, और इनका सर बड़ा फेमस एक गाना है
चिड़े खवा दो। तो हमेशा हम इनसे पूछते हैं कि जी आज आपने नाश्ता क्या किया, आपको चाहिए था, आप हमारे लिए भी लेके आते। वैसे आज नाश्ता हम लोग वाकई लेके आए हैं, जबरदस्त, ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, कोरोना वायरस की जैसे ही हमने स्टार्ट में बात की, आप देख सकते हैं कि सूरत हाल अजीब हो गई है। जो हमारा स्टाइल था रहने का वो चेंज हो रहा है ना चाहते हुए, चाहे हम चाह रहे या नहीं चाह रहे, फोर्सफुली सही, लेकिन हम लॉकडाउन की वजह से। तो डॉक्टर साहिबा, उसमें जिम नहीं जा पा रहे लोग, तो क्या बताएंगे आप? फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई क्योंकि लॉकडाउन है। पहले तो हम लोग बाहर घूम फिर आते थे तो हम लोग थोड़ी वॉक कर लेते थे। अब के जैसा कि बिल्कुल लॉकडाउन है, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, तो हम लोग बिल्कुल बेड रिडन हो चुके हैं। हम लोग एक हेल्दी पर्सन होके बेड रिडन हो चुके हैं। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट अपने रूम्स में वॉक कर लिया करें, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाया करें, पर कुछ एक्टिविटीज करते रहा करें। मतलब घर में एक्सरसाइजेस कर लें। अब तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गए हैं, उसमें इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। तो अपने घर पे ही स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि जिम जाके कोच ही आपको कुछ भी करवाए तो आप करेंगे, या डॉक्टर ही आपको कुछ फिजियोथेरेपी करवाए तो आप करेंगे। अब तो आप मेरे ख्याल से जो जिनको कोई प्रॉब्लम हो बैक का, नेक का या कुछ भी, उनको वो तो खुद अपने आधे डॉक्टर्स खुद ही बन जाते हैं। उनको पता होता है कि क्या एक्सरसाइज करनी है और क्या नहीं करनी है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट बहुत हेल्पफुल है, यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है, तो वहां से आप एक्सरसाइज देखें और करें। और प्लीज बेड रिडन मत हों। आप एक हेल्दी पर्सन होके बेड रिडन हो रहे हैं। तो सब आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया? नहीं, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द, मतलब विद इन अ वीक मैं यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने वाली हूँ। क्योंकि जरूरी है, अगर आप बताएंगे ना वहाँ बैठ के तो सही समझ में भी आ जाएगा। अगर मेरे जैसा बंदा वहाँ पे एक्सरसाइज करना बताएगा तो मुश्किलात में ना पड़ जाए। नहीं, मैं विद इन वीक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। देन आई विल डेफिनेटली हेल्प द पीपल। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन किया करूंगी, लोगों को एक्सरसाइज बताया करूंगी, क्योंकि जैसा कि आजकल लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्लिनिक ना जाएं, हॉस्पिटल ना जाएं। तो इस वजह से मैंने लोगों के लिए सोचा है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूं, जिसमें मैं हर तरह की प्रॉब्लम और हर तरह की डिजीज डिस्कस किया करूंगी और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताया करूंगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बिल्कुल आदत नहीं होती वॉक की। अगर आप उन्हें कह भी दे तो वो कहते हैं जो मैं सारा दिन काम करता रहा, बर्डन लगता है, नीचे आ रहा था, चल फिर रहा, तो क्या वो वॉक पे कंसीडर नहीं, वो वॉक में कंसीडर नहीं होता। वॉक होती है आप कॉन्टिन्यूसली जो है वो 10-15 मिनट मतलब आप चलते रहो, उसे वॉक कहा जाता है। ठीक है। मिनिमम कितनी देर वॉक करनी चाहिए? वॉक 15 से 20 मिनट डेली करनी चाहिए लाजमी। और जो लोग मतलब 1.5-2 घंटे भी कुछ लोग वॉक करते हैं, जैसे मेरी बहन है, वो 1.5 घंटे वॉक ही करती रहती है। इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली थोड़ी हेल्दी है ना, मोटी है, मोटापा इश्यू है उसका। अच्छा, वो ये शो देख रही है? मेरा नहीं ख्याल, वो देख रही हूँ। अच्छा, 1.5 घंटा नहीं करनी चाहिए वॉक? नहीं, 15-20 मिनट कर लो तो इनफ है। 15-20 मिनट, मैं खुद इवन 15-20 मिनट करती हूँ। अच्छा, कोई तरीकाकार है वॉक का? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं बहुत स्पीड से वॉक करनी चाहिए, अक्सर लोग कहते हैं आप आराम से कीजिए। नहीं, बस सुकून से चलें, जो एक नॉर्मल कदम होते हैं बस वो चलें। भागना क्यों है आपने? ठीक हो गया। मतलब अगर आप यूज टू नहीं है वॉक करने की, या आपको आदत नहीं है, तो आप आसानी से थोड़ी देर वॉक कर लीजिए। आप चहलकदमी करते हैं बस वो करें, 15-20 मिनट करें और बस बैठ जाएं। ठीक हो गया। साथ फोन पे गाने वो सुन सकते हैं ना आराम से, कोई इशू नहीं। अच्छा, ठीक हो गया, क्योंकि मेंटली तौर पे आपका पीसफुल होना भी बहुत जरूरी है ना जब आप वॉक कर रहे होते हैं। इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ अलीना मौजूद है। अलीना, कब से आप खिदमत फाउंडेशन के साथ उनसे लेके? तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं। मैंने बतौर वॉलंटियर जो है वो ज्वाइन किया था खिदमत फाउंडेशन, पहले खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग को। उसके साथ साथ जब मुझे शौक था डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ कि डिफरेंट महकमों में आते आते अब इस टाइम जो है वो मैं मीडिया को देख रही हूँ, क्योंकि कुछ लिखाने का भी शौक़ है। और फिर मुझे शौक भी था कि मीडिया साइड को संभालूं, इसको चीज़ों को समझूं, तो इसलिए फिर इस टाइम जो है वो अलखिदमत की मीडिया जो है वो कोऑर्डिनेटर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को लेकर चल रही हूँ। अच्छा, अलीना, मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपकी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है, आप जब से मुझे बता रही कि आपने स्टार्ट किया अलखिदमत फाउंडेशन के साथ, अलीना कोई ऐसे माइंड में कोई चीज़ आई होगी, क्योंकि सोशल वर्क करना हर किसी का काम नहीं है और इनके साथ फ्री में काम करना तो बिल्कुल भी हर किसी का काम नहीं है, तो माशाल्लाह से कोई ऐसी चीज़ है जो माइंड में थी? या शुरू से हमारे पास एक बड़ी प्यारी गेस्ट हमारी आई थी, उन्होंने बताया कि जी मुझे बचपन से ईदी साहब बनने का बड़ा शौक था, मैंने इसलिए सोशल वर्क स्टार्ट किया, तो आप मुझे बताएंगे कोई ऐसी स्टोरी आपकी है? देखिए, हम हर काम जो है वो पैसा कमाने के लिए
लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आजकल हम मटेरियलिस्टिक हुए हैं। मेरे ख्याल से कि अगर हम अपने जहनी सुकून की बात करें तो हम सोशल वर्क को तरजीह जरूर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ इस तरह का काम करें। तो मेरे जहन में यही था कि पैसों के लिए तो बहुत से काम किए हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा काम भी किया जाए कि जिसमें डायरेक्ट एक आप कहते हैं ना, आपका सौदा अल्लाह ताला के साथ हो रहा था, आपको रिटर्न वहां से मिलता है। तो इसलिए मेरा इरादा बना और मैंने फिर जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टार्ट की। पहले डोनेशन से स्टार्ट किया, फिर मैं बाकायदा एक सर्च में थी कि मुझे कोई तंजीम मिले जिसके साथ मैं बाकायदा अटैच हूँ। फिर मेरे कहीं से मुझे स्टूडेंट लाइफ में ही पता चला अल खिदमत फाउंडेशन का, तो मैंने अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग जो है वो ज्वाइन कर ली और मुझे बहुत खुशी है। और मुझे लगता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको इस तरफ आना चाहिए। हम सोचते नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हम वक्त की कमी का शिकार होकर हम सब चीजों को साइड पर रख देते हैं। अब तो बहुत वक्त है, लेकिन हम सोचते नहीं है ना, हम फिर भी नहीं सोचते। हम मुख्तलिफ चीजों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं हमने कि हम कहते हैं हमारे पास इस काम का वक्त नहीं है, बाकी कामों का हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है। ठीक हो गया। अलीना, आपको नहीं लगता कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जो लोग पास आउट हो रहे होते हैं उनके लास्ट सेमेस्टर में कोई इस तरह का हम लोगों को असाइनमेंट दे देनी चाहिए, डिफरेंट एनजीओ के साथ मुंसलिक कर देना चाहिए, या कोई भी सोशल वर्क या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी में जिनमें उनका पार्टिसिपेट करना जरूरी हो जाए। इससे आपकी ग्रूमिंग बड़ी अच्छी होती है, आप रहम दिल होते हैं, आप में सब्र आता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर डेवलप हो जाती है। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकती है। यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें इन एक्टिविटीज में। देखिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जज्बा बचपन से ही शुरू होना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक वीक में बच्चे को कुछ पैसे दे या कुछ भी, या उसे कहें कि अपनी पॉकेट मनी थोड़ी सी जमा करें और उसको जो है वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। राह चलते हुए कोई बच्चा जब किसी को देता है ये चीजें, तो उसके अंदर सोशल वर्क का जो जज्बा है वो ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो जाता है। उसको अच्छा लगता है कि वो चीजें डोनेट कर रहा है। उसके अगर कपड़े पुराने हो गए, बहुत ज्यादा जो यूज नहीं हुए, उसको छोटे हो गए हैं, उसी के हाथ से किसी को दे, ताकि उसके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो कि मैंने कल किसी की मदद करनी है। अगर मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ तो मैंने किसी के लिए भी करनी है। तो यहाँ से बच्चों के अंदर ये जो कहते हैं ना कि चीज डेवलप होना शुरू होगी और फिर आगे जाके यूनिवर्सिटीज का इसके अंदर वो आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी इस चीज में हेल्प करती है कि आखिरी सेमेस्टर में वो किसी ना किसी एनजीओ के साथ इन्वॉल्व करे स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट जो है वो इन एक्टिविटीज में ज्यादा बच्चों की तरबियत का एक हिस्सा बना देना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का रोल इसमें आता है, और खुद बताते स्टूडेंट का भी कि वो इंटरेस्टेड है भी इन कामों को करने के लिए या नहीं। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा अलीना, हमारे एनवायरनमेंट से हमारे बच्चे बड़ा कुछ सीखते हैं। आप जैसा कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके स्पेशली टीचर, क्योंकि बच्चे बहुत फॉलो करते हैं ना अपने टीचर्स को, तो मेरा ख्याल है अगर आप उनके सामने ये सब करेंगे, कहीं ना कहीं 100 में से आप 90% तो अडॉप्ट कर लेते हैं ना अपने टीचर की चीजों को। तो मेरा ख्याल है ये हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में अगर हम स्टार्ट कर लें तो काफी चीजें चेंज हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट तो बल्कि अपने किसी ना किसी एक टीचर को आइडियलाइज करता है। आपने भी देखा होगा कि हम भी स्टूडेंट लाइफ में अपने किसी एक टीचर को आइडियलाइज कर देते हैं कि हमें इनकी तरह बनना है। तो अगर स्टूडेंट वो अगर टीचर वो एक्ट करके दिखाएगा तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ अदनान भी मौजूद है। अदनान नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें रुक गई, बहुत से इवेंट्स और जो कॉन्सर्ट वगैरह थे वो कैंसिल हो गए। जी, बहुत डिस्टर्ब हुआ है काम, और लेकिन रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इवेंट्स जो है टोटली तकरीबन 4 माह से बिल्कुल बंद है। कोई नहीं चल रहा, स्टूडियो वगैरह नहीं जा रहे। कोई। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप सिंगर के साथ साथ एक बैंकर भी है, लेकिन बैंकर ने बड़ी सख्त ड्यूटी दी है जी। इस लॉकडाउन में वो लोग जाते रहे हैं, काम करते रहे हैं, जहाँ पे मीडिया के लोग थे, जहाँ पे पुलिस अफसरान है, पाक फौज के लोग हैं, रेंजर्स हैं, वहाँ पे बैंकर्स ने भी जो बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल इसी तरह, बल्कि इस दौरान हमारी ब्रांच के मतलब 30 लोग हैं जी, और उसमें से 15 को ये मतलब कोविड में मुबतला हुए हैं। अच्छा, उन्हें ये वायरस हुआ है। क्वारंटाइन होने के बाद वो मतलब अब सेहतयाब होकर वापस आ गए हैं, ऑन ड्यूटी हैं। एसओपीज पे अमल किया जा रहा है, लेकिन काम कंटिन्यू रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं समझते नहीं है। जिसको मतलब कहा जाए ना कि आपने थोड़ा फासले में बैठना है, तो वो नाराज हो जाता है, लड़ता है, नहीं ये मैं क्यों, आप मुझे कह रहे हैं मुझे कोई बीमारी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह मतलब वो फील करवाते हैं। अच्छा नहीं लगता उनको। नहीं, वो लोग अमल नहीं कर रहे। तो आपके बैंक में जो लोग आते हैं तो आप लोग उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं? अभी भी इतना बड़ा लिख के लगाया है, बल्कि अब तो बताने की जरूरत नहीं है, हर बंदे को पता चल गया है। 4 माह से हम सुन रहे हैं। तो कभी किसी ऐसे कस्टमर से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा होगा कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, वायरस है ही नहीं? जो लोग कहते थे वो मुबतला हो गया। अच्छा, बैंक के अंदर के लोग ही थे? हमारे मतलब कुलीग एक था हमारा, अभी भी है माशाल्लाह,
लेकिन वो सबसे पहले कह रहा था कि जी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी फेक चीजें हैं, झूठ है, लेकिन वो मुब्तला हो गए उसमें और अब ठीक हो गए हैं, तो अब बहुत केयर कर रहे हैं अपनी, दूसरों को भी कह रहे हैं कि आप ना जरा फासले पे बैठे रहे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा मुझे बताइएगा, ये ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं ये वायरस नहीं है, आपको नहीं लगता? तो अब तो काफी टाइम हो गया, लोगों को अब अमल करना चाहिए, बहुत अवेयरनेस दे दी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर अब जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, मेरे कोई कोलीग है, अगर उसको फ्लू या कफ हो रहा है, अगर मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ तो वो आगे से माइंड करेंगे कि ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं बैठ रहे। हाँ, स्पेशली शेक हैंड नहीं किया। मतलब मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपने क्लिनिक पे। अच्छा, मेरी कोलीग थी, उसको ऐसे फ्लू और कफ हुआ है, तो बाकी सब कोलीग ने उसे थोड़ा अवॉइड किया कि वो अपने रूम में रहे और ये वो, तो उसने थोड़ा सा माइंड किया कि यार ये लोग मुझे मिल नहीं रहे हैं, ये है वो है फलान ढमकान। तो खैर मैं फिर भी उसको मिलने गई, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तुम अकेली ना फील करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन डॉक्टर साहब अगर मास्क पहन लिया आपने, देखो फिर भी अगर किसी दूसरे पर्सन को, अगर आपको पता है कि उसको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। डजंट मीन वो तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केस हूँ ना, तो मैं चली गई उसके पास, वरना आपको नहीं जाना चाहिए। मास्क वगैरह मैटर नहीं करता, अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगी, जो मास्क आजकल कपड़े के लोगों ने पहनने शुरू किए हैं, ये अक्सर सिग्नल पे कपड़े के मास्क, इनका कोई फायदा नहीं है, ये ना पहने, इससे अच्छा आप ना ही पहने। क्योंकि आपको सर्जिकल मास्क यूज करें या N95 या जो सर्जिकल एक प्रॉपर मास्क होता है वो यूज करना चाहिए। ये कपड़े का मास्क का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ ना आप अपने तसल्ली के लिए आपने पहना होता है कि जी मैंने मास्क पहना हुआ है, दैट्स इट, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर्जिकल अगर नहीं मिल रहे हो, क्योंकि वो तो फॉरन से आपको वेस्ट करना पड़ता है ना, वो दोबारा से यूज नहीं कर सकते, एक दफा यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि डॉक्टर साहब कुछ ना पहनने से तो बेहतर है ना, कुछ तो पहन लिया। नहीं, वो सिर्फ एक आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने मास्क पहना है, उसका कोई फायदा नहीं है। मास्क आपका ऐसे पता चल सकता है, मैं आपको एक टिप देती हूँ, जैसे मतलब अपनी 6 फिंगर्स जो नहीं है वो दूर करके देखें और फूंक मारें, ठीक है ना, अपने मतलब जोर से सांस निकालें अपना। अगर तो आपकी फिंगर को आपका सांस लग रहा है, मास्क से बाहर जा रहा है, तो दैट्स मीन कि वो मास्क ठीक नहीं है। अगर नहीं जा रहा सांस आपका फिंगर्स को या आपके हाथ को नहीं लग रहा, तो दैट्स मीन वो मास्क ठीक है। जबरदस्त। अगर आपका सांस जोर से सांस लें, फूंक मारें, अगर तो हवा मास्क से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब है वो मास्क ठीक नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, और जो कि कपड़े से अक्सर चली जाती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कपड़े का मास्क ना लें, एक ही दफा मतलब थोड़े पैसे खर्च कर लें। अगर जान है तो जहान है। कर सकते हैं आप N95 जो जी वो कितनी देर तक यूज कर सकते हैं? वो भी इतना ज्यादा ना यूज करें। अगर एक मास्क है तो उसको 1 वीक तक मेरे ख्याल से यूज करो, उसके बाद डिस्कार्ड कर दो। हाँ जी, ठीक हो गया। और सर्जिकल तो वैसे ही 1 यूज है, सिर्फ 1 यूज है, और उसको भी जब आप इस्तेमाल करें इस तरह से एक बार चेक कर लीजिए। कभी भी मास्क, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बीना पाकिस्तानी में कह रही हूँ, मास्क को जब भी आपने डिस्कार्ड करना है ना, आपने उसको अच्छे तरीके से फाड़ के फेंको। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डिस्कार्डेड मास्क होते हैं, लोग यही ना साफ कर करके दोबारा बेचना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है। नहीं, मुझे वाकई ऐसा लगता है, जब भी आप मास्क अपना मतलब फेंको तो उसको फाड़ के सही तरह फेंको, ताकि दोबारा वो यूज में ना आए। क्योंकि दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो आपने किसी को देखा तो नहीं ऐसे करते हुए? नहीं, मैंने देखा नहीं, पर मुझे लगता है ऐसा कि ऐसा भी ना होता हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बेहतर यही है कि आप वो उसको जब वेस्ट करें तो उसको फाड़ के और उसको आप लोग वेस्ट कर दें, ज्यादा यूज ना कर सके। जबरदस्त। लेकिन वही पाकिस्तानी बड़ा अहम काम भी करते हैं, जब भी कोई कुदरती आफत आती है ना, सब पाकिस्तानी एक पेज पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत हेल्प भी कर रहे होते हैं, बट पता नहीं होता ना कुछ लोगों का वो। कुछ लोग हो सकते हैं बीच में। ठीक हो गया। जनाब हमारे साथ अलीना मौजूद है, तो अलीना से पूछेंगे। अलीना, अल खिदमत फाउंडेशन में खवातीन के स्किल्स पे बड़ा काम किया जा रहा है, स्किल्स पे इतना काम किया जा रहा है कि माशाल्लाह से वो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया है। तो मैं चाहूंगी आप उनके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके बारे में भी आप हमें बताएं। अच्छा, इस तरह है कि अल खिदमत फाउंडेशन मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रही है, जिसमें हमारे कुछ बेदारी यूनिट्स भी हैं, हमारी कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं। कम्युनिटी सेंटर्स में भी फिर हमारे मुख्तलिफ काम आ जाते हैं। जिस तरह जिस तरह आपने पूछा कि हम खवातीन के लिए क्या कर रहे हैं बेसिकली, और वो खवातीन जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और वो तनहा है, अपने लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक मुलाकात प्रोग्राम का आगाज किया खवातीन के लिए, जिसमें हम बगैर सूद के कर्जे देते हैं। उसमें ये होता है और वो 25,000 तक वो कर्ज दिया जाता है, जिसमें हर मंथ
10% के हिसाब से उनको रिटर्न करना होता है, और वो उसमें कोई जो है वो सूद नहीं लिया जाता, उनको दिया जाता है ताकि वो अपना इनकम क्रिएट कर सकें। या इसके अलावा उनके लिए जिस तरह अगर किसी को सिलाई आती अच्छा, है, अलीना, उन्हें पहले सिखाया भी जाता है, कोई क्लासेस होती है आप लोगों की? इस तरह भी है कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे कुछ यूनिट्स जो हैं वो स्टिचिंग यूनिट वगैरह वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर उनको ये स्किल्स सिखाई जाती हैं। और जिस तरह आपने पूछा कि हम किस तरह देते हैं, मोस्टली को हम लोग सिलाई मशीनें वगैरह भी दे देते हैं ताकि वो उसके जरिए अपनी आमदनी जो नीड हो, हाँ, उसके मुताबिक जो है वो हम चलते हैं ताकि उसकी जरूरत को जो है वो पूरा किया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारा बेसिक ये एम है कि हम किसी को मांगना नहीं सिखाते। हम ये नहीं चाहते कि हम एक दफा किसी को दे दें, उसके बाद उसमें वो चीज डेवलप हो जाए, वो दोबारा मांगे। आप लोग बेसिकली उनको मछली पकड़ना सिखाते हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं देते नहीं है कि आप, हम सिखाते हैं कि भाई आप अपने लिए खुद जो है वो सोर्सेज पैदा करो, ताकि वो जब वो खुद स्ट्रगल करेंगे ना, जब वो खुद मेहनत करेंगे तो उनको उस चीज की कदर भी होगी और उनके लिए वो बेहतर भी होगा। जबरदस्त। तो कुछ लोगों ने काम स्टार्ट किया, उनका काम चल रहा है? बिल्कुल इस तरह है कि कुछ जो है वो सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं और फिर उनको सेल किया जाता है ताकि उसके जरिए मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं वो वर्किंग में आ सकें। और वो काफ़ी हद तक फिर इस साल हमारी अभी एक वुमेन कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उनकी चीज़ें जो हैं वो नुमाइश के लिए भी रखी थी, फिर कुछ लोगों ने वहाँ से बाय भी किया, तो उसके जरिए फिर वहाँ पे आके वो अपनी चीज़ों को सेल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसे सब हमारे साथ मौजूद है। ऐसे सब आपने देखा कोरोना की वजह से बहुत से इवेंट्स जो कैंसिल हुए, कॉन्सर्ट वगैरह भी कैंसिल हुए, तो आपके कोई थे, कुछ लोगों ने चल रहा था आपका कोई काम या कोरोना की वजह से? जी बिल्कुल, हमारे इवेंट्स तो ऑलरेडी पहले भी चल रहे थे और अभी हमने 6 अप्रैल को एक इवेंट रखा हुआ था अली इंस्टीट्यूट में, वो कैंसिल करना पड़ा इन हालात की वजह से। तो जाहिर है पूरे दुनिया का एक ये मामला है और ये लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी खत्म होगा। हाँ, ये हमारी जिंदगी के साथ ही अब जुड़ गया है। बिल्कुल, हमें यूज़ टू होना पड़ेगा, हमें जीना है और इसके साथ ही सारे मामला को देखना है। जी, तो असद साहब अभी कोरोना में कुछ प्लान्स किया है आप लोगों ने मिलके, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा लोग हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं, कोई SOPs इस तरह की बनाई है आप लोगों ने कि अगर स्टार्ट कर लेते हैं इवेंट्स तो किस तरह से चल सकते हैं? असल इवेंट्स जो होता है वो गैदरिंग के साथ ही होता है। बिल्कुल, अब ये तो नहीं है कि अब 2 आदमी चले जाएं और जाके करके आए, वो गैदरिंग के साथ है। ये अब डिस्टेंस भी मेंटेन करना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन अब ये अल्लाह करे कि ये मामला ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हो सकेगा, लेकिन इन हालात में बहुत मुश्किल है जो लग रहा है। नहीं अभी नहीं, क्योंकि इवेंट्स जो है वो गैदरिंग के साथ ही होगा ना, पब्लिक होगी तो इवेंट्स होंगे ना वहाँ पे। ठीक हो गया। वहाँ पे फिर वो आप सोशल डिस्टेंस कॉन्सर्ट जब होता है तब तो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रख पाते आप लोग, इतना शोर होता है। सर पाते लोगों को कहते हैं थोड़ा दूर बैठो तो वो इतराज करता है कि जिसने हमें दूर बैठने को क्यों कह दिया है। बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर साहिबा के साथ बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, जब से कोरोना आया ना वो बार बार बता रही है कि लोग माइंड कर जाते हैं। तो सर आप माशाल्लाह से प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, अगर मैं पूछूं तो डायरेक्टर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, एक प्रोडक्ट को बनाना, फिर ऑन एयर करना, सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सर डायरेक्शन का शौक कहाँ से आया आपने? मैंने 1992 में स्टार्ट किया था एज ए कैमरा मैन, शादी की फिल्में बनाना शुरू किया। जबरदस्त। और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग के लिए मैं थोड़ा सा काम किया, फिर केबल स्टार्ट हो गई तो फिर मैंने केबल की ऐड छोटी छोटी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्शन मल्टीनेशनल कंपनीज़ का काम स्टार्ट कर दिया। मैंने एज ए डायरेक्टर बहुत सारी कंपनीज़ का जो है वो प्रोडक्ट जो है शूट की और उनको लॉन्च किया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जैसे आपने जिक्र किया 1992 में आपने स्टार्ट किया और एज अ कैमरामैन स्टार्ट किया, उसके बाद अब कैमरामैन आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, एक डायरेक्टर जब इंस्ट्रक्शन देता अपने कैमरामैन को तो वो जल्दी फॉलो कर लेते होंगे, इवन कि आप तो खुद भी कैमरा लगा लेते होंगे। असल में बात यह है कि जाहिर उसको या तो हो ना कि बिल्कुल आप जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, हाँ जी, तो फिर आपको नहीं पता होता। जब आप स्टार्ट से चलते हैं तो मुझे कैमरे का फ्रेम का आइडिया है, जो एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा आइडिया था, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली वहाँ जाके काम करने में। तो सर एडिटर का कितना अहम किरदार होता है एक ऐड में? बहुत अहम किरदार होता है। जाहिर उसने जो DOP की जितनी गलतियाँ होती है वो छुपा लेनी होती है उसने। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे मतलब बहुत मुश्किल सा काम है, मैं अभी शो जैसे आप लोग कर रहे हैं तो आपके पीछे जो कैप्टन बैठे हुए हैं ये उन्हीं का काम है कि मुझे बहुत लेट दिखाने में भी उनका यानी कि था कि जो खामियां गलतियां होती हैं वो छुपा लेते हैं, और लाइव जो है वो तो बहुत ही मुश्किल काम ना, लाइव लेके जाना।
तो जो आपके प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं वो उनकी जहानत है, मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। जबरदस्त, उन्होंने सारा कुछ मैनेज कर लिया और हमने भी साथ साथ किसी को पता नहीं चलने दिया और बड़े अच्छे से मैनेज करके हमने आपसे बात भी कर ली। जबरदस्त। सर एडिटर्स की आप बात कर रहे थे सर, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप दूसरी कंट्रीज की बात की जाए, एडिटर्स का एक बड़ा नाम होता है। जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होते हैं ना, बड़े ताबेदार होते हैं इनके, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपकी ऑन एयर जानी है वो एक एनाली ने फाइनल करके भिजवानी, लेकिन हमारे यहाँ इतना सराहा नहीं जाता, चाहे वो फिल्म के एनालिज हों या किसी चैनल के हों या किसी छोटी शॉर्ट फिल्म के हों। पहले होता था लाइव स्विचिंग होती थी, और जब से ये आया है नॉन लीनियर एडिटिंग का हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम छुपा लेते हैं। जैसे फिल्म की अगर हम बात कर लें तो पहले ही होता था कि जो डीओपी ने छाप दिया वो एडिटर को दिखाना ही होता था, उसने सिर्फ फिल्म के कट लगाने होते थे जी। तो अब ये है कि अगर जितनी मर्जी आप प्रोडक्शन कर लें, आप रीटेक कर लें, उसके बाद एडिटर ने उसकी कलर करेक्शन भी कर लेनी है और उसको शॉट्स को ठीक भी कर लेना है। मतलब बड़ा एक अहम किरदार है इनका। इसका मतलब सर टीम की हर बंदे का बड़ा अहम किरदार होता है, चाहे वो डीओपी हो या आपके एनालिस्ट हो या टीम के एसोसिएट्स हो, तो तमाम लोग मिलके काम करते हैं और फिर ही कोई एक नई चीज। देखिए ये वो गुलदस्ता है जिसमें हर जब तक सारे फूल नहीं लगेंगे तो ये गुलदस्ता जो मुकम्मल नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त मिसाल दी आपने, ऐसा ही है। अदनान नए गाने बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं जी? अच्छा, अदनान से भी हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर शफक मैं चाहूंगी आपसे ये पूछना कि ये बताइएगा जनाब कि आपने जैसे बताया कि इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके पाँव में, हड्डियों में बहुत जल्दी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुरू से ना अब हम लोगों की क्या रूटीन है, जो पहले मतलब हमारे पेरेंट्स थे उनकी खुराक अच्छी थी, वो लोग मतलब एक्टिव बहुत थे, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल था। अब हम लोग कह लो कि हम लोग मैं एक थोड़ा बैड वर्ड यूज कर लूं प्लीज, हर ड्राम हो चुके हैं, ठीक है, हमारा दिल नहीं करता कुछ भी करने को। हम लोग हर चीज डिपेंडेंट, ये जो गैजेट आ गए इन वजह से हम लोग हर चीज पे डिपेंडेंट हो गए हैं। बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे होते हैं जी, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। पहले हम जी करते होते थे कि घर फैमिली गैदरिंग होती है, खुद खाना बना रहे हैं, सब उसमें पार्ट ले रहे हैं, सब कुछ ना कुछ डिशेस बनाते थे जैसे कि मामा बताती हैं। अब कजन्स गैदरिंग होती है जी, वहां से ऑर्डर कर लेते हैं, वहां से ऑर्डर कर लेते हैं, बस बैठे बैठे ही हर चीज करनी है, हो जाए। मतलब इस वजह से आजकल हम लोगों की हड्डरामी की वजह से हमारी हड्डियों में पेन होना, हमारी हड्डियों में पेन हो रही है और हम लोग इनएक्टिव हो गए हैं, हम लोगों में वो एक्टिवनेस नहीं रही। इवन मैं भी थोड़ी थोड़ी ऐसी हूँ, थोड़ी ऐसे। हाँ, आप क्यों ऐसे हैं? आप तो खुद बता रही हैं। क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों की वजह से ऐसी हो गई हूँ, वो दोनों बहुत हड्डराम है जी। ठीक है, उनको देख देख के आज उनको देख देख के मुझ पे असर हो गया। अब सारी बुराइयां अपने घर में बता रही है, मुझे लगता है वो मुझे आज एंटर नहीं होने देंगे। पता है असद साहब, वो चाह रही है कि जो दिल की बात है ना आज मैं कह दूं, के बात करूंगी। बात अच्छी है लेकिन घर में जाना जरा मुश्किल, मुझे लग रहा है मुझे वो दोनों एंटर नहीं होने देंगे। बिल्कुल, और जो जिन कोलीग्स का आप जिक्र कर रहे हो उन्होंने कहना यार आप जाके उधर भी बताइए कि मैं ऐसे बिहेव करती हूं। मैं सारे सच बोल रही हूँ, मुझसे पूछ लें जो सच पूछ। डॉक्टर शफक 3, 4, 5 इयर्स के बच्चे पहले बहुत ज्यादा खेला करते थे, जैसे आपने आउटडोर एक्टिविटीज का जिक्र किया। अब वो मोबाइल पे खेलते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं, मोबाइल्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं। पहले वो मतलब बाहर खेलते थे, मायूं ने छोड़ देती होती थी, चलो भी इनकी टांगे हाथ खुलेंगे। अच्छा। पहले ऐसे होता था। अच्छा, मुझे शफक साहिबा एक बात है वो क्लियर कीजिए, कुछ बड़ा एक बहस चलती है जी, थेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं जी होते हैं। ये क्या सीन है, आप डॉक्टर होते हैं या नहीं होते? नहीं, हम होते हैं। आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है? हाँ, मेरे पास ये मेरा बैग एम्प्लॉय कार्ड पड़ा हुआ है, आप देख लें, डॉक्टर लगा हुआ है। अच्छा, जबरदस्त, मुझे ये क्लियर करना था क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, पहले सर्जन होते हैं, आप थेरेपिस्ट को क्यों डॉक्टर कह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो सिर्फ एक ट्रेनिंग होती थी, एक कोर्स था सिर्फ, ठीक है, 3 इयर्स का। तकरीबन 9-10 ईयर्स से अब इसको एक प्रॉपर डिग्री का मतलब टाइटल दे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 5 इयर्स का होता है, उसके बाद हाउस जॉब होती है 1 ईयर की, उसके बाद आप प्रॉपर डॉक्टर बनते हो। पहले ये सिर्फ एक डिप्लोमा था, जैसे आप कह लो, अब ये एक प्रॉपर डिग्री है। प्रॉपर डिग्री है आपको, तो अब हम ऑफिशियली वी आर डॉक्टर्स। ठीक है, चलिए, ये चीज तो क्लियर हुई कि ये लोग डॉक्टर है, इन्हें डॉक्टर कह सकते हैं और इनके कार्ड पे भी लिखा हुआ है, जैसे मेरे एम्प्लॉय कार्ड पे भी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बच्चों की डाइट में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए जिनसे उनकी जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है दूध पिए, मॉर्निंग में पिए, इवनिंग में पिए, ये रात को सोने से पहले। दूध मेरे ख्याल से सुबह जो सबसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना, एक सेब और एक दूध का ग्लास, ये लाजमी ले, जबकि मैं बिल्कुल नहीं लेती, मेरी मामा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, ठीक है। बट एक दूध और एक सेब। फ्रूट्स जो बच्चों की लाइफ, बच्चों के क्या, हम सबको फ्रूट्स की तरफ बहुत ज्यादा जाना चाहिए। जो फ्रूट्स हैं, एक मतलब आप कह लो कि एक नेचुरल ग़िज़ा है, नेचुरल फूड है, फूड
फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये एक नेचुरल फूड है, तो इसकी तरफ जाना चाहिए बच्चों को। ये जैसे सेब और जो दूध है ब्रेकफास्ट में, दिस इज आई थिंक बेस्ट एवर डाइट एवर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र करिए कि दूध पीना जरूरी है, कुछ लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं होता किसी भी वजह से, तो कुछ चीजें ऐड कर लो। अब तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लो, डजंट मैटर। इससे फैट तो नहीं होता क्योंकि लड़कियां कॉन्शियस होती हैं इसके लिए। एक ना एक है स्टेटमेंट भी है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, बट इफ योर डॉक्टर इज क्यूट फॉरगेट द फ्रूट। ये भी है अच्छा, दोनों इन्होंने दोनों बता दिए ताकि ये ना हो कि सिर्फ डॉक्टर हजरात जो है इतराज कर दें कि आप क्या बता रही हैं। डॉक्टर इज क्यूट, ओनली क्यूट पे जी ठीक हो गया, लेकिन दूध तो खालिस नहीं मिलता, अब क्या करें, उसकी ऑल्टरनेट कोई ये चीज पता है? नहीं, अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसला हो गया है। अब दूध आधा, अगर जग दूध है तो आधा पानी मिला देते हैं, तो पता नहीं कहाँ से खालिस दूध मिल सकते हैं, मुझे भी बताइए जी। सिर्फ पानी मिला देना कोई बुरी बात नहीं है, ये फिर क्या और भी मिलाते हैं, लेकिन केमिकल जी केमिकल मिलाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे ख्याल से खालिस दूध से ज्यादा आप लोग ये पैकेट्स के जो नेस्ले बुनियाद वगैरह इस पे चले, जो मतलब केमिकल ही पीना है तो फिर ये पी लो। हाँ, जो कि प्रॉपर एक दूध तो ना हो, मसल जो पहले पिया करते थे और जो हेल्दी लोग होते थे। इसलिए तो हमारे पेरेंट्स इतने हेल्दी हैं और हमें थोड़ा सा चलें दर्दें शुरू हो जाती हैं। इवन मुझे घुटनों में इतना मसला है, मेरी बहन को है, और मामा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहिबा खुद भी बता रही है कि उनके अपने घुटनों में भी दर्द है। आपकी फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, आप किनसे ट्रीटमेंट ले रही हैं, खुद ही ले रही हैं? हाँ, मैं खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। नहीं, मेरी डॉक्टर मेरी मामा है। मेरी डॉक्टर मेरी मामा है। जैसे हकीम होते हैं ना, वो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए जी, ऐसा असर नहीं हो सकता ना कि डॉक्टर को भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, आखिर इंसान है वो, उनके अपने घुटनों में भी दर्द हो सकता है। स्टेयर्स चढ़ूं, 2-3 दफा ऊपर नीचे आ जाऊं, मैं अपने घुटने लेके बैठ जाती हूँ, अब मेरे से नहीं और चढ़ा जा रहा। आपके पेशेंट तो नहीं आपको उठाने ले कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा ट्रीटमेंट अभी आपने करना है? ठीक हो गया। पेशेंट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, जबरदस्त, वेरी नाइस, जो बिल्कुल ठीक होते हैं, जिन्हें ज्यादा पेशेंट सारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो रहा हो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा के बारे में? वो कह रही है कि बड़ी सच्ची बातें कर रही हैं, और जाहिर है डॉक्टर जो एक ऐसा पेशा है कि उनके पास मुख्तलिफ लोग आते हैं और उन्होंने उनका इलाज करना होता है, तो वो अपने बारे में भी बता रही हैं कि मुझे भी प्रॉब्लम्स हैं ये वाली सारी। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ये कमर दर्द होने शुरू हो जाता है, कभी गर्दन, मैं लेट के फोन इस्तेमाल करना शुरू हो जाती हूँ, जबकि मैं लोगों को मना करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा साहब से इस बारे में मजीद बात करेंगे, इससे पहले कि डॉक्टर साहिबा इतना ज्यादा सच बोल दे और वो बेर ना हो पाए हमसे, मैं चाह रही हूँ कि हम ऐसे साहब से बात करें। ऐसे साहब, जैसे आपने हमें एक प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताया कि डायरेक्टर्स का क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब सब कुछ रेडी होता है और उसके बाद कुछ ना कुछ अंदर से मिसिंग हो जाता है और आपका टाइम भी होता है क्योंकि एक स्लॉट होती है जिसपे आपने कवर करना होता है। सर, बैकअप प्लान कितना जरूरी है? देखें, होता तो यही है हमेशा जिंदगी का भी। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी के साथ एक स्टेपनी लेके चलते हैं कि अगर कहीं पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, पंचर हो जाए, तो आप उसको बैकअप लेके चलें। तो जब आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आपके पास प्लान तो होता है, प्लान बी आपने क्या करना है। हाँ जी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको वो बहुत जरूरी, वो प्रॉप्स बहुत जरूरी होता है जो आपने उस शॉट में लेना होता है, उसकी वजह से आपको जो है वो डिले हो जाता है आपका, नहीं आपको कैंसिल करनी पड़ जाती है, रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ जाती है। जैसे मुझे याद है कि एक हमारा था प्रोडक्ट, तो उसमें वो जो प्रोडक्ट की जो असल चीज़ थी वो भूल गए थे, वो जो हमारे जो आपके क्लाइंट थे। जी क्लाइंट, तो वो फिर हमें ये हुआ था कि ज़ाहिर वो हमने शूटिंग जो है कैंसिल करनी पड़ गई। तो जो प्रॉप्स होते हैं वो ऑलरेडी लिखे होते हैं कि हमने ये चीज़ें हमें सुबह चाहिए हैं जी, लेकिन ये क्योंकि ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अब तो वो नहीं है कि आप कोई भी चीज़ दिखा दें, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग, आप टाइटैनिक की फिल्म में लोग गलतियाँ निकाल देते हैं, बिल्कुल, तो आपने बहुत सोच समझ के रिकॉर्डिंग करनी होती है कि आपकी लोग गलतियाँ भी निकालेंगे और आप उसको देखने वाले भी जो है। तनकीद करना अच्छी बात है, उससे आपकी इस्लाह होती है, लेकिन वो भी अगर कोई वैलिड तनकीद की जाए जिसकी कोई समझ भी आ रही हो कि आप किसी प्रोडक्ट में कोई गलती निकालें और अगले को समझ भी आए। एक क्रिटिसाइज करना होता है कि मैंने तो बस जी क्रिटिसाइज करना ही करना है, कहीं से पकड़ना ही। सोशल मीडिया में आजकल ये ट्रेंड है, इसे अलीना भी शायद एग्री करे। सर, ये समझ नहीं आती मुझे, ये क्रिटिसाइज जो ये हमारा अलमिया समझ लें, कौमी एक वो है कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप बहुत अच्छी, हमारा कौमी खेल बन गया, अगर आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं तो आपके गेस्ट 2-3 लोग जाएंगे और वो व्लॉग करके बनाना, बातें करना शुरू कर देंगे कि ऐसा हो गया। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को दूसरे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके नाम से वो अपने आप को भी थोड़ा सा पॉपुलर करते हैं,
उनकी वो बनाते हैं, वो वीडियोस बना देते हैं। जैसे ड्रामोस भी आप देख लें, कुछ लोग आके तनकीद कर रहे होते बैठे हुए। जिसने ड्रामा बनाया है उसको पता है कि कितना मुश्किल काम था, कितने मुश्किल शॉट थे, किस तरह अरेंज किया, कितने पैसे लगे, कितने दिन लगे, फिर जाके वो शॉट। आप तो जाहिर है मीडिया की हैं तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है। तो ये यहाँ पे हम बैठे हैं तो यहाँ पे एक लोग तो नहीं है, यहाँ पे कोई काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी टीम काम कर रही है, फिर जाके ये ऑन एयर हो रहा है। तो वो लोग 1 मिनट लगाते हैं इस बात। लेकिन सर जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं डायरेक्टर्स को, राइटर को, स्क्रिप्ट राइटर को, और किया भी जा रहा है, सोशल मीडिया पे बड़े हिट जा रहे हैं कुछ लोग। लेकिन सर उन पे भी अच्छी खासी तनकीद हुई है, जिसकी वजह से एक अजीब बहस शुरू हुई है सोशल मीडिया पे। खैर, अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो इतनी वैलिड चीजों के साथ कीजिए कि जो करने वाला काम है या जिसने वो बनाया है, वो प्रोडक्ट बनाई है, एटलीस्ट उससे समझ कि अच्छा ठीक है इसमें ये गलती थी और मुझे नेक्स्ट टाइम इसको ठीक करना है, ना कि एक ऐसी चीज आप क्रिएट कर दे जिसकी वजह से डिसहार्ट होने के अलावा, दिल आजारी होने के अलावा कुछ भी ना हो, कुछ समझ में भी ना आए। जी प्लीज। तनकीद का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं है। तो मेरे ख्याल से तनकीद बराए इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम जाते हैं इस तरफ, अगर देखिए अगर कोई सीनियर है ना, उसको चाहिए वो जूनियर को सिखाए ताकि उसको पता चले कि ये मिस्टेक है और मैंने इसको ठीक करना है। लेकिन हम उसको कहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक कर रहा हूँ, तुम ये गलत कर रहे हो। उसके पास ना जाए। हमारे सीनियर्स का इवन मेडिकल में भी ना हमारे सीनियर्स का ये बहुत इशू है। अब सीनियर को अच्छा आता है तो वो ये नहीं देखेगा कि यार ये मेरा जूनियर है, ये मतलब ग्रोइंग स्टेज में है तो मैं इसको सिखाऊं। वो लोग कहते हैं कि जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मेरे पास ही रहें। बट एक पर्सन का मैं नाम लेना चाहूँगी ऑन एयर, डॉक्टर अफजल हुसैन। वो मैं कहती हूँ बेस्ट पर्सन है। अगर उनके पास कोई स्किल्स हैं वो हमें मतलब सबको कहते हैं कि आप लोग भी ये सीखें। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ये चाहें कि अगर मुझे आता है तो मैं किसी और को ना सिखाऊं। वो दिल खोल के हर किसी को कहते हैं कि जो मुझे आता है वो तुम लोग भी सीखो सारे। मतलब उनमें ये बहुत बेस्ट आदत है और मतलब ही इज माई आइडियल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने जिक्र किया ना कि उनमें कोई स्किल्स हैं या कुछ भी इल्म है वो सिखाते हैं, और ये कहा भी गया है कि अगर आपके पास इल्म है, स्किल्स है या कोई भी चीज है, अगर आप उनको दूसरों को सिखाते हैं तो आपके इल्म में इजाफा होता है। तो वो घाटे का सौदा नहीं करते किसी के साथ, वो अच्छा करते हैं अगर वो दूसरों को सिखा देते हैं। सर मीडिया में ये चीजें बड़ी देखने में आती हैं जब कोई नए लोग आते हैं। अब तो माशाल्लाह से लोग पढ़ के आना शुरू हो गए हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन क्या है, ये कैमरा कैसे ऑपरेट करना है। तो सर इसमें भी बड़ा होता है कि जो एसोसिएट्स होते हैं वो बेचारे बड़ी बड़ी देर काम करते रहते हैं, लेकिन उनको जल्दी आगे नहीं आने दिया जाता। ये हर फील्ड में ऐसा है कि ज़ाहिर जो अपने जूनियर्स हैं उनको लोग रास्ता नहीं देते जी। तो आप अगर दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे तो आपके लिए अल्लाह पाक खुद एक रास्ता बनेगा। और ये सच है सर। तो ये मीडिया में भी ऐसे ही है जी। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि पढ़ के आ रहे हैं लोग, वो बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। हम लोगों ने तो आप प्रैक्टिकली सीखा, हमने तो कैमरा चला के सीखा, एडिटिंग करके सीखी, तो हमने प्रैक्टिकल करके सीखा। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आए, फिर वो ये काम करें। अब सोशल मीडिया ने ये कर दिया है कि अब तो मेरा ख्याल, और मोबाइल ने ये कर दिया कि कैमरे से हर बंदा जो दूसरा लोग हैं तो वो वीडियो बना रहे हैं और उसी की एडिटिंग भी खुद कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से, और वो बहुत अच्छा किस्म के यूट्यूब पे जो है अपने अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। लेकिन अगर आप पढ़ भी रहे हैं, आपने स्टडी भी की है, उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल वर्क करना बहुत जरूरी है। किसी सीनियर के साथ मुंसलिक हो जाइए, कुछ सीखिए, क्योंकि ये बड़ा एक मसला देखने में आता है कि अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आप समझते हैं कि जी मुझे ज्यादा बेहतर आता है, मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री है। लेकिन हमेशा एक्सपीरियंस के जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है वही लोग आगे जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि जी जूनियर सीनियर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि विन विन सिचुएशन हो जाए, दोनों को समझ आ जाए। अगर आपके पास डिग्री है तो आप मजीद चीजें एज अ टीम, जूनियर सीनियर काम नहीं करना चाहिए। जब आप एज अ टीम काम करते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल काम होता है। ऐसे ही है, जो सीनियर है वो भी किसी वक्त जूनियर ही होंगे ना, एग्जैक्टली। तो फिर वो सीनियर हुए होंगे ना, यानी कि सीख के गए। मतलब हम ये तो नहीं कहते कि मैं मेरे बाप दादा ये काम करते रहे, नहीं किया, मैंने भी आगे सीखा। यहाँ पे सीखने के बाद में आगे गया तो मैंने फिर बहुत सारे लोगों को सिखाया भी। अच्छा, जबरदस्त। आप रास्ता दें लोगों को, आपके लिए अल्लाह पाक रास्ता बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अलीना, जैसे खवातीन का आपने जिक्र किया, उन्हें स्किल्स सिखाया जा रहा है। अलीना, आप लिखती भी हैं और शायरी भी करती हैं, तो अलीना को ये शौक कब से है? बचपन से ही मुझे लिखने का शौक था। छोटी छोटी स्टोरीज लिखना शुरू की। कभी पब्लिशिंग की तरफ नहीं गई क्योंकि मेरा ताल्लुक जहानिया से है, जिला खानेवाल से। वहाँ पर ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली मुझे, लेकिन जब से लाहौर आई तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुई मेरे कॉलेज से, मेरे असातिज़ा से। तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास स्किल है तो मैं उसको प्रमोट कर सकती हूँ। फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी, ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसके साथ मुंसलिक हुई
और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मुझे पता चला कि अगर एक इंसान में काबिलियत हो तो वो उस चीज़ को आगे भी लेकर जा सकता है। तो फिर बस वहीं से मुझे शौक जो है, जब पब्लिशिंग स्टार्ट हुई मुझे पता लगा कि मैं अच्छा लिखती हूँ, फिर वो मजीद कहते हैं ना, एक आप में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि आपकी चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें ज़्यादा। तो अलीना फॉलो करती हैं कुछ राइटर्स को, कुछ जो हमारे बड़े नाम हैं, कुछ शायर हैं, फॉलो करती हैं, उन्हें पढ़ती हैं? बिल्कुल। मैं अगर जिक्र करना चाहूँ, यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं फातिमा शेरवानी, इसके अलावा नायाब जिलानी जिनका ड्रामा भी ऑन एयर हुआ, एक बहुत अच्छी मेरी है साइमा अकरम चौधरी, सुनो चंदा उनका ऑन एयर हुआ, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है शायद कोई ऐसा मुकाम आए कि मैं उन तक पहुँच सकूँ, लेकिन मैं उन तक जाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं उन जैसा लिख सकूँ। अभी तक मुझे मालूम है मैं वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन मैं फॉलो ज़रूर करती हूँ। ऐसा ही है जैसे मैंने अभी जिक्र किया डॉक्टर अफजल हुसैन का, मैं ऑब्वियसली उनके जैसा बन नहीं सकती, क्योंकि वो जिसे कहो ना एक आइडियल डॉक्टर है, ठीक है, बट मैं उनको फॉलो जरूर करती हूँ कि एटलीस्ट उनके लगभग तो थोड़ा सा हूँ, बट उनके जैसा नहीं मैं बन सकती ऑनेस्टली। जबरदस्त, लेकिन ट्राई तो करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग ट्राई करते हैं और फॉलो करते हैं, और पॉजिटिव वे में आप किसी को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सी चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, आप अडॉप्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं ना आप लिखें, तो मेरा यही मशवरा है जो नए राइटर्स आ रहे हैं उनको, कि आप कम से कम पढ़ना शुरू करें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, आप लिख नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि बस हम लिखें, ऐसा नहीं होता। देखिए, लिखने के लिए भी आपको वोकैबुलरी की जरूरत है, आपको पता चलना चाहिए आपने कौन से लफ्ज का कहाँ सही इस्तेमाल करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पुराने राइटर्स को पढ़ें, जिस तरह इशफाक अहमद है, बानो कुदसियाँ हैं, अहमद नदीम कासमी साहिब हैं। इनको अगर हम पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत से राइटर्स हैं। शायरी में अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल की, तो हमारी आज की जनरेशन को मोस्टली उनकी शायरी समझ नहीं आती कि मतलब उन्होंने लिखा क्या है, लेकिन अगर हम उनको पढ़ने की कोशिश करें तो एक बहुत जबरदस्त मैसेज होता है। नई जनरेशन पे इतना दुख नहीं होता, मुझे ये लगता है कि हमने उनको सिखाया ही नहीं, हमने उनको बताया ही नहीं है कि हमारे शायर कौन है, हमारे राइटर्स कौन है। कभी हमने उनकी तालीम में उनका हिस्सा ही नहीं बनाया। हमें सिर्फ ये पता है इकबाल डे किस दिन आता है, हमने क्या मनाना है, हमारी छुट्टी का दिन है, हमने एक दो शेर को याद कर लिया है क्योंकि हमें कोई कह देगा तो हम सुना देंगे। हमने कभी उनके बारे में उनको वो इंट्रो दिया ही नहीं है, तो वो बेचारे किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। इरम, ये चीजें डेवलप होती हैं घर से। जी, आपके घर में ऐसा माहौल होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो उस चीज की तरफ इन्वॉल्व होंगे। जहाँ पे सारा दिन सेल फोन यूज होगा तो बच्चे कभी भी किताबें नहीं पकड़ेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल आता है कि वो बच्चों को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चे वही कर रहे होते हैं। हाँ। अगर पेरेंट्स किताबें पढ़ने के शौकीन है तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो शौक जो है वो डेवलप होता है। तो मेरे ख्याल से जबरदस्ती कहने से बेहतर आप करके दिखाएं ताकि वो आपको फॉलो करें। ट्रू, ये भी है। और आपके टीचर्स भी आपको डेली, एटलीस्ट डेली नहीं, वीक में 2 या 3 बार अपने कौमी हीरोज के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे बच्चों को तब तक पता था जब तक इकबाल डे पे छुट्टी हुआ करती थी कि ये छुट्टी क्यों होती है। अब वो भी नहीं होती, इस वजह से भी नहीं पता होता। फिर हम कहते हैं जो हमारे जो बच्चे हैं वो यूरोप के लोगों को फॉलो करें, उनके राइटर्स को फॉलो करें। वो क्यों ना करें, क्योंकि हमने उनको बताया ही नहीं कि हमारे राइटर्स कौन है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सिलेबस का हिस्सा बनाया उसको, बस मतलब उसको लेके नहीं चले आगे। देखिए, वो तो किताबों में हुआ करता था कि जी फलाना डे है और ये हमने मनाना है। तो अब तो ये है कि मोबाइल आ गया है और सोशल मीडिया से अगर आप फैमिली को अपनी बच्चों को बताना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज है जो मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ यूट्यूब्स के उसमें है फीड। आप उन बच्चों को बताएं कि ये बेटा ये देखें। वो पबजी या फलाने जो बच्चे खेल रहे हैं जिसकी आपने जिक्र किया था, उससे तो और नेगेटिव जा रहे हैं। जो हमारी जनरेशन है वो नेगेटिव जा रही है। यानी कि हमारे यहाँ देखा होगा आपने, ईद आती थी तो बच्चों का सबसे ज्यादा जो पसंदीदा जो टॉय होता था वो गन होती थी। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम ज़हनी तौर पे अपने बच्चों को इस तरफ लगा रहे हैं। तो अब आप ये है कि यूट्यूब पे मुख्तलिफ जो हमारी शख्सियात हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, अल्लामा इकबाल हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके बारे में आप बच्चों को बताएं कि ये नॉलेज है, लें इसके। और अभी तो ज़्यादा अच्छा वक्त है आपके पास, आप घरों में मौजूद है, अपने बच्चों को स्टोरीज सिखा सकते हैं। स्टोरीज बताइए उनको। मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट करते हैं जब आप स्टोरी की सूरत में किसी को कुछ बता रहे होते हैं। सर, ऐसा होता है ना, ऐड भी कुछ इस तरह का अगर बनाया जाए तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोग जल्दी कन्वे कर लेते हैं, उनका जो मैसेज होता है वो जल्दी कन्वे हो जाता है। एक और चीज़ आप देखें कि अभी बहुत नेगेटिव किस्म का काम हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखें कि इस तरह के ऐड बन रहे हैं
जो अजीब सी यानी कि अजीब सी है, और उसको लोग बहुत ज़्यादा, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है। आप बहुत क्रिएटिव काम करें, बहुत अच्छा काम करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी लगा दें और आप एनिमेशन लगा दें, उसको नहीं लोग देखेंगे। और कोई अजीब सी बोंगी मार दें तो उसको बहुत सारे लोग देखेंगे। स्पेशली कोई टैगलाइन आपकी ऐसी हो ना जो आप नॉर्मल रूटीन में यूज कर रहे हो, अगर वो लगी हो तो फिर हर कोई पढ़ेगा और हर कोई उसको फॉलो करेगा। जबकि मेरा ये ख्याल है कि आप जो भी एड्स बनाए उनमें एक मैसेज कन्वे होना चाहिए, जो इनडायरेक्टली आप लोग मैसेज भी कन्वे कर लें और अपने प्रोडक्ट को भी हाईलाइट कर ले। लेकिन आजकल हम कहते हैं कि सबसे चीप सी लाइन कौन सी है जो लोग ज्यादा मजाक में बोल रहे होते हैं एक दूसरे को, वो वाली लाइन आप उसको बना लीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों की डाइट के बारे में बात की है। आजकल हमारी डाइट इतनी खालिस नहीं है, खाना जो हम खा रहे होते हैं, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। तो हमारे दिन में कितनी बार हमें खाना खाना चाहिए? दिन में 3 दफा तो मील लेना चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों की आदत हुई है, रात हम लोग सारा जागते रहते हैं, हाँ, दिन में सुबह 12, 1, 2 ऐसे उठ रहे हैं, फिर हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर रात पूरी जागते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं ये कहूंगी, रात सोने के लिए बनाई गई है, ठीक है? तो रात को सोना चाहिए। जो रात को जागने वाला काम है बहुत खराब है, इससे आपकी हेल्थ बहुत खराब, मतलब हेल्थ पे बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ खराब होती है। तो आजकल लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की इवन सबकी रूटीन बहुत खराब हुई हुई है। तो खाने के 3 टाइम मुकर्रर किए हुए हैं, तो खाना तीनों टाइम पे ही खाना चाहिए। स्नैक्स साथ लेते रहना चाहिए, स्नैक्स वगैरह लेते रहे, सैलेड्स लेते रहे, फ्रूट्स लेते रहे, बट जो मतलब रोटी वाला टाइम है वो 3 टाइम का है, तो वो तीनों टाइम ही लेनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम, रात, मतलब तो उसको आप प्रॉपर टाइम पे लें। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है वो आप 8, 8:30, 9 तक कर लें, उसके बाद दोपहर का खाना 1-2 बजे के बीच में कर लें, रात का भी 7-8 से पहले कर लें, और खाना खाने के एटलीस्ट 1 घंटे बाद आप बेड पे जाएं लेटने। कुछ लोग आते हैं ऑफिस से आए या कहीं से भी आए, खाना खाया और साथ ही लेट गए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, इससे भी आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं। हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, और आप जो खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए ये हेल्दी भी है या नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इंटेक किए जा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा भी है या नहीं है। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं, आजकल गूगल जैसे सर भी जिक्र कर रहे थे, हर चीज में आप गूगल कीजिए, आपको फौरन पता चल जाएगा प्रोटीन कितनी है। इंटरनेट इतना हेल्पफुल है, आप मतलब फौरन से गूगल पे कुछ भी लिखो वो इतनी डिटेल्स आ जाती हैं। तो खाने से पहले हमेशा हर चीज का देख लो। अब मेरे बहन भाई को हर वक्त कैलोरीज की पड़ी रहती है, वो हर वक्त कैलोरीज देखते रहते हैं, किस चीज में कितनी कैलोरी है, अच्छा इसमें ज्यादा है, ये नहीं हमने खाना। अगर ज्यादा कैलोरीज खा लेंगे फिर कैलोरीज बर्न करते हैं, फिर एक वर्कआउट करेंगे, घंटा वर्कआउट करते रहते हैं दोनों। ये ठीक हो गया। आप नहीं करती वर्कआउट? नहीं, मैं नहीं करती। तो मैं तो ठीक कैसे? मैं ऐसे बचपन से हूँ। खाती पीती ठीक है? हाँ, खाती पीती, डाइट कॉन्शियस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हर चीज खा लेती हूँ, मुझे जो मिले। अच्छा, माशाल्लाह, जो मिले वो खा लेती है, ये अच्छी बात है। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि बहन भाई जो हैं वो ज्यादा हेल्दी हैं? मेरे बहन भाई हेल्दी हैं, मैं उनकी अक्सर बहन नहीं लगती हूँ। वो दोनों बहुत हेल्दी हैं, मैं बहुत पतली हूँ। मुझे लगता है आज जो मुझे कहेंगे वो बाहर से चली जा वापस। मुझे ये लग रहा है आज सुबह ना इनकी ना कोई लड़ाई शड़ाई हुई है उनके साथ निकलते हुए, जब ये हमारे शो पे आ रही थी तो उन्होंने कहा चले जी, अब मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। वो थोड़ा हेल्दी है, मेरे बहन भाई दोनों मुझसे हेल्दी हैं, मैं बहुत पतली हूँ, तो वो दोनों ये चीजें करते रहते हैं ना। अब जैसे सुबह की डाइटिंग में वो सुबह क्या लेते हैं, मेरा भाई अक्सर बॉयल एग लेता है, उसके अलावा सारा दिन डाइटिंग करता रहेगा, और बहन का भी यही है, वर्कआउट करना, दोनों ऐसे करते हैं। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपने गूगल का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मेडिकेशन कुछ ऐसी होती हैं वो आपको सिर्फ गूगल करके नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी होता है। हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे कोरोना की वजह से बहुत सी वीडियोस जब अपलोड हुई तो लोगों ने वो मेडिसिन बाय करके घर में रखना शुरू कर दी, क्योंकि अगर आपको खुदा न खास्ता आपको शुगर है या आपको कोई और बीमारी है और उसमें आप वो यूज करते हैं, और अगर किसी को नहीं है, तो हर किसी की बॉडी के लिए मेडिसिन जो होती है वो डिफरेंट होती है। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, देन कोई एक्सरसाइज। या वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ असद बेग साहब मौजूद हैं, अलीना है, डॉक्टर शफक हैं और अदनान भी मौजूद है। अदनान, नए गाने खुद लिख रहे हैं? कोई गाना खुद से लिखा है आपने अभी तक? जी, मेरे टोटल जो सॉन्ग है वो सारे मैं खुद लिख रहा हूँ। जबरदस्त। लिरिक्स मेरे अपने होते हैं, कंपोजिशन भी मेरी अपनी होती है। आप किसी शायर को जहमत नहीं देते कि वो कुछ लिख के दें आपको? पसंद नहीं आता, ये वैसे ही नहीं आपका दिल करता उनसे लिखवाने को? मैं कर सकता हूँ जब, तो इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। वैसे आप घर के घर में रह जाएं, किसी और को ना देने पड़े?
नहीं लोग पसंद करते हैं, वो कहते हैं आपकी शायरी अच्छी है। असल में मुझे जो आजकल चल रहे हैं ना, जैसे इंडियन हर गाने में जट आ गया, गड्डी छाला मार दी, ये हो गया वो हो गया, मतलब इसमें कोई शायरी नहीं, नजर जट्टों से प्रॉब्लम है हर गाने में आने में, या जट्टों से वैसे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि और भी हैं बरादरियां, किसी और को मौका दें। जट अगर खुद गाने बनाएंगे तो वो अपनी जात का नाम लेंगे ना, वो क्यों किसी और का नाम इसीलिए मैं लेंगे? अपने शहर का नाम लेता हूँ, मैं खुद से बना लेता हूँ। तो आप पूरे शहर को ही ले लेते हैं, बड़े तेज हैं, आप चाहते हैं कि पूरा शहर ही सुने, जितनी भी उसके अंदर जाते हैं वो सारी सुनना शुरू कर बिल्कुल दें। इसी तरह। ठीक हो गया। तो आपकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनते हैं, फिर आपके गाने के बारे में भी हम बात करेंगे। क्या ख्याल है सर जी, गाना सुना जाए? जी प्लीज। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਈ। जाने तेरी खातिर अपना आप गवाया ए, तेनू सीने लान दी खातिर सबनू मैं ठुकराया ए, ओ तू की जाने तेरी खातिर अपना आप गवाया ए, तेनू सीने लान दी खातिर सबनू मैं ठुकराया, तू दिल मेरा होर ना दुखाई, मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई, ओ कहंदी मेरे नाल नाल रही, मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई। छड़ के जाना सी ते कानू इना प्यार बधाया, तू मेरी हसदी वसदी रूह नू रोग शकदा लाया, तू छड़ के जाना सी ते कानू इना प्यार बधाया, तू मेरी हसदी वसदी रूह नू रोग शकदा लाया, ला पिछे पिछे मैं भी तेरे आई, पिछे मैं भी तेरे आई, मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई, ओ कहंदी मेरे नाल नाल रही, मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई, मैं तेरे पिछे छड्ड दिते अपने बेगाने, तेरे पिछे छड्ड दिते अपने बेगाने, ओ तू भी मेरा प्यार ना भुलाई, मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई, ओ कहंदी मेरे नाल नाल रही, मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई, छड्ड के ना दूर किते जाई, छड्ड के ना दूर किते जाई। अदनान, बहुत खूबसूरत। अदनान ने ये गाना आपने खुद लिखा? ये भी मैंने खुद ही लिखा। अदनान, आप जब लिखते हैं एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें लेते हैं, ये कोई आमद है, जैसे शायर लिखते हैं कोई आमद होती है तो एक लाइन लिख ली दी जाती है, फिर बाद में दोबारा जब आमद होगी तो दूसरी लाइन कंप्लीट होगी, या जब पेपर लेके बैठते पूरा गाना लिख के उठते? जब मतलब सोच के बैठना कि मैं गाना लिखूंगा जी, नहीं लिख पाता बंदा, नहीं लिख पाता। अचानक से कोई भी काम कर रहे हैं, आपके माइंड में आ गई कुछ चीज़, मतलब कोई लाइन आ गई,
आपने उसको गुनगुनाया, मैं फौरन से रिकॉर्ड कर लेता हूँ मोबाइल पे उसको। अच्छा, जबरदस्त। फौरन से रिकॉर्ड करता हूँ ताकि कोई भूल जाता है बंदा। हाँ जी। तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं शाम को हारमोनियम पे बैठ के मतलब ट्यून उसकी कंपोज करके हारमोनियम प्ले कर लेते हैं आप? सीखा है आपने किसी से? अभी कंटिन्यू है। अच्छा, सीख रहे हैं। माशाल्लाह, हारमोनियम प्ले करना काफी मुश्किल काम है। मतलब जितना मर्जी सीखें कंप्लीट नहीं होता। जी, ऐसे ही है। तो हारमोनियम प्ले करना काफी मुश्किल है और साथ साथ गाना भी। बेस मतलब यही है, इसके अलावा मतलब सिंगर कंप्लीट नहीं है, यही बेस है। मतलब ये पहले मैं यही बात कर रहा था, मतलब आजकल जो चल रहा है ना, मतलब उसमें क्लासिकल का किसी को कुछ पता नहीं है। बस फौरन से आए म्यूजिक, मतलब इन्वेस्ट किया, मतलब तो चलो जी बस ओके हो गया सारा। हाँ जी, ठीक हो गया। हारमोनियम बेस है ये, इसके बगैर सिंगर अच्छा, क्लासिकल सीखने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उन्हें लगता है कि ज़्यादा रॉक पॉप ये पसंद किया जाता है, और कहीं ना कहीं शायद हमारी चॉइस भी ऐसी ही हो गई, हम कॉन्सर्ट पे भी यही सुनना चाहते हैं, तो इसलिए क्लासिकल गाने वाले भी कम हैं और सिखाने वाले भी कम हैं। इसी तरह मतलब इंसान इन्वायरमेंट देख के सोचता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या बनाना है। मतलब आजकल जो चल रहा है, मतलब हिप हॉप चल रहा है, तो मैं चेंज ला रहा हूँ बीच में। लेकिन आपको पर्सनली वैसे क्लासिकल पसंद है? जी, क्लासिकल पसंद। जबरदस्त, वेरी नाइस। डॉक्टर साहिबा, गाना गाने का शौक है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, पर गाया नहीं जाता। अच्छा, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं अच्छी। अच्छा, नहीं, वैसे कौन से सिंगर है जिन्हें आप सुनती हैं? आतिफ असलम अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। और अरिजीत सिंह, बस। तो कभी ऐसा हुआ है कि इन लोगों को देख के आपका दिल क्या हो कि आई विश ये मेरे पेशेंट होते, ये मेरे पास हाँ, आए? मैं सोचती हूँ आतिफ असलम मेरा पेशेंट बन जाए। वो तो बन सकता है ना, वो पाकिस्तान में ही है। तो उसको कोई बैग के शोर वो आ जाए मेरे पास। जबरदस्त, ठीक हो गया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर शफा के पास जरूर आए। डॉक्टर शफा, आपने बताया कि हम लोग अक्सर बैठते ठीक नहीं है, मीडिया पर्सन स्पेशली, क्योंकि आपका काम इतना ज्यादा होता है और समटाइम या तो आप बहुत लेजी होकर बैठ जाते हैं या बहुत एक्टिव होकर बैठना पड़ता है। हमें एग्जैक्ट बैठना किस तरह से चाहिए ताकि आपके बैठने का जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें इशू ना आए? जब भी आप प्रोलॉन्ग बैठे, पहली बात तो प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी चाहिए। ज्यादा देर, आधा पौना घंटा अगर आप बैठ जाते हैं तो आप उठें और थोड़ी सी चहलकदमी करें, ठीक है? अगर आप ज्यादा देर बैठ रहे हैं तो पीछे बैक केयर रखें या कोई गद्दी, कुशन कुछ भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी बैक को सपोर्ट रहे। हाँ जी। इसके अलावा आप जब भी बैठे, एक जो हम लोगों की बहुत गंदी आदत है, मतलब पीछे सोफे पे हम आधा लेटना शुरू कर देते हैं, ठीक है? स्पेशली फोन यूज करते हुए या आगे को झुक रहे होते हैं, वैसे नहीं बैठना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, जैसे अब मैं बैठी हूँ, मेक श्योर कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ठीक है? और जब भी बैक से अगर बात रिलेट हुई है तो फिर मैं नेक की भी बात कर देती हूँ। अक्सर हम लोग लेट के फोन इस्तेमाल करते हैं, मैं सबको मना करती हूँ लेट के फोन यूज नहीं करना चाहिए। जब हम लेट के फोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नेक के ऊपर कंप्रेशन आता है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो मोहरे से बनी हुई है, तो जो हमारा पहला मोहरा है वो हमारे कान के पीछे से शुरू होता है, ठीक है? कान के पीछे एग्जैक्टली हमारा पहला मोहरा है। जब हम लेट के फोन इस्तेमाल करते हैं, हमारी नेक के ऊपर कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से हमें स्पाइनल इश्यूज होते हैं, हमें मोहरों का मसला शुरू होता है। तो एक छोटी सी एहतियात से, अगर आप एक छोटी सी एहतियात करेंगे तो आप कह लें ह्यूज या आप एक क्रॉनिक मसले से बच सकते हैं। तो लेट के फोन का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कोई भी बुक रीडिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके आई लेवल पे हो, ठीक है? हर चीज, लाइक जैसे ये मेरा फोन है, अपने आई लेवल पे ऐसे फोन यूज करें। अब हम फोन यूज कैसे करते हैं? बिल्कुल अंदर ही फोन के घुस ही जाते हैं और झुके होते हैं, ऐसे फोन नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे आपके नेक प्रॉब्लम शुरू होते हैं, नेक से फिर आपके पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको फिर मसल्स, बोन, ये सारी मसले ज्यादा पेन शुरू होती है, फिर हम पेन किलर लेना शुरू हो जाते हैं, हम किसी और तरफ निकल जाते हैं, हम लोग फिर एट द एंड अल्टीमेटली सर्जरी की तरफ ही निकल जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शोल्डर की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए जब आप बैठे हैं? आपके शोल्डर, अक्सर हम लोग बहुत झुक के बैठते हैं ना? बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप अपनी नेक स्ट्रेट रखोगे तो आपके शोल्डर्स भी स्ट्रेट ही रहेंगे। जब आप अपनी नेक झुकाओगे तो ऑब्वियसली आपकी शोल्डर्स भी झुकेंगे और आपकी बैक भी आगे की तरफ आएगी। हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ, अपने नेक को अपना स्टीयरिंग समझो। जैसे कि गाड़ी, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल रखोगे तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चलेगी, अलाइनमेंट ठीक चलेगी। अगर आप अपना नेक कंट्रोल रखोगे तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लोग हमारे यहाँ जो कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, जैसे एनालिस्ट का सर जिक्र कर रहे थे, उनका बहुत ज्यादा लंबी लंबी शिफ्ट होती है जब उन्होंने एडिट करना होता है, स्पेशली सर रात को बैठे होते हैं ये लोग काम करने के लिए। डॉक्टर साहब, उनके लिए भी बताइए कि कितनी देर के बाद उठ के मूव करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कभी कभी 12 घंटे 14 घंटे, कभी कभी तो 16 भी हो जाते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा सिस्टम पे काम करते हैं। और जब भी आप काम करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अपने आई लेवल पे करें। मेक श्योर कि जो टेबल की हाइट है या चेयर की हाइट ज्यादा कर लें या टेबल की हाइट ज्यादा कर लें, ताकि आप आई लेवल पे काम रहे, आपकी नेक जो है उस पर कंप्रेशन आए, आपकी नेक जो है वो स्ट्रेट रहे। और
इसके अलावा आई विल सजेस्ट कि आप हर आधे पौने घंटे के बाद उठें। जैसे मैं इधर बैठी हूँ, एक चहलकदमी ले लें, एक राउंड लगा के फिर आके बैठ जाएं। मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं बैठना चाहिए, हर आधे पौने घंटे के बाद उठें, क्योंकि फिर आपके मसल एक ही जगह बैठ के, अगर आपने एक्सपीरियंस किया, और जब आप ज्यादा देर एक जगह बैठ जाते हैं, जब आप उठते हैं तो आपसे एकदम फौरन उठा नहीं जाता, आप में वो एक्टिवनेस नहीं रहती, आप आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं, आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो इस वजह से हर आधे पौने घंटे बाद आपको उठते रहना वैसे भी 45 मिनट्स के बाद अगर आप लेक्चर भी सुन रहे हो ना, तो आपकी सुनने और सोचने की जो सलाहियत है वो स्टॉप हो जाता है। ट्रू, और ये बड़ा जरूरी है कि आप थोड़ी वॉक कर लीजिए, पानी पीने के लिए उठ जाइए। हम तो ये भी कह देते हैं ना जी, पानी पिला दीजिएगा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो पानी पीने के बहाने ही उठ जाइए, ताकि आप थोड़ी वॉक भी कर लें और अल्लाह ना करे आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। अलीना, अल खिदमत फाउंडेशन के साथ काफी देर से मुंसलिक है। अल खिदमत फाउंडेशन सबको पता है कि बड़ा जबरदस्त काम करें। मैं चाहूंगी आप मुझे बताइए कि किस तरह से फंडिंग होती है, कौन कौन से इनके साथ लोग मुंसलिक हैं, किस तरह से ये लोग काम करते हैं? अच्छा, इलम इस तरह है कि सबसे पहले तो ये डोनर्स का एतमाद है जी, कि वो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ अगर कोई आफत आती है तो हम लोग सबसे ज्यादा आगे होते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। ये जज्बा हमारे पाकिस्तानियों में, हमारे लोगों में ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोगों के पास एक सोर्स नहीं होता, वो डोनेट करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल चीज कहाँ पर है, हम किसको तो ज्यादा जो है वो रिलायबल कौन है। इसलिए मेरे ख्याल से खिदमत एक रिलायबल सोर्स है दरमियान में, ताकि वो जो भी डोनर्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि वो आए हमारे पास, वो जितनी भी डोनेशन होती है, क्योंकि अल खिदमत ISO सर्टिफाइड है, तो बिल्कुल एक शफाफ किस्म का निज़ाम है जिसके जरिए अगर हमारे पास डोनेशन आ रही है तो उसको आगे मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जाता है। मुख्तलिफ मुखय्यर हज़रात हमारे साथ जो है वो मुंसलिक होते हैं, और जब वो अपनी डोनेशन भेजते हैं तो फिर जहाँ ज़रूरत होती है हमारी कोशिश यही होती है कि हम उस फील्ड में जो है वो ज्यादा काम करें। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये सारा ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, तमाम लोगों को साथ लेके चलना, और फिर अब तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, सारी यूनिट्स बन चुकी हैं। अभी आपने देखा होगा जब ये कोरोना वायरस आया तो इस वक्त भी सबसे पहले अल खिदमत ने जो है वो स्टार्ट किया काम, और मतलब मुख्तलिफ लोगों तक राशन पहुँचाना, उन तक मास्क की तकसीम हो गई, या इस तरह जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन तक पहुँचाना, ये एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। जब घरों में लोग मौजूद थे और आप लोग घरों से बाहर जाके ये वर्क कर रहे थे, तो एक मुश्किल काम होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इंसान अगर कोशिश करे तो सब कुछ कर सकता है। माशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम उन लोगों को, जो भी अच्छा काम करे काइंडली उनको अप्रिशिएट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे वो लोग बड़े मोटिवेट होते हैं, उनको और भी दिल करता है ज्यादा से ज्यादा काम करने का। अच्छा साहब, आपने माशाल्लाह से इतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, फैशन शो भी है, और आप लोगों ने इसके साथ फैशन शो के अलावा कॉन्सर्ट भी करवाए। पहले तो मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है, फैशन शो में या कॉन्सर्ट में? कॉन्सर्ट में ज्यादा होता है सर। फैशन शो में बार बार चेंज करना, लाना, और जी बिल्कुल, वो एक प्लान होता है, उसमें आप कोई भी सेगमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन लाइव में जो है वो कोई चांस नहीं है ना जी। सर, इस बारे में हम बात करेंगे, या वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा साहब, आप बात कर रहे थे फैशन शो की और कॉन्सर्ट की, ज्यादा प्रेशर आपको कॉन्सर्ट में फील होता है? जी, लाइव चल रहा होता है और पब्लिक भी वहाँ मौजूद होती है जी, तो वहाँ पे जो है वो टेक 2 का चांस नहीं होता। तो फैशन शो में ये होता है कि अगर आपके पास कोई सेगमेंट लेट हो रहा है तो आप दूसरा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मॉडल्स सेगमेंट्स के हिसाब से तैयार होते हैं। हाँ जी, तो अगर एक सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आप दूसरा सेगमेंट कर लें वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है। लेकिन वो भी ये है कि वहाँ पे भी पब्लिक होगी और वहाँ पे भी प्रेशर होगा आपके पास, लेकिन जो कॉन्सर्ट है वो जरा उसमें आपको कुछ भी हो सकता है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कुछ भी आ सकता है, पता लगेगा, वहाँ पे टमाटर भी पड़ सकते हैं। हाँ ट्रू, ऐसा होता है क्योंकि आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और समटाइम कुछ लोग बहुत ज्यादा हूटिंग भी कर रहे होते हैं। ये साथ साथ चल रहा है। 2018 में मैंने दुबई में कॉन्सर्ट करवाया था, उसमें इंडियन सिंगर गुरु रंधावा और अलका याग्निक का, वो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। और दुबई की हिस्ट्री में वो जो हमारा हॉल था मदीना करीना था वहाँ पे, और उसमें फुल पैक था, यानी कि पहले भी वहाँ पे गुरु रंधावा आया था
तो उसने कहा कि नहीं, ये वाला जो है ना, ये इस दफ़ा शो जो हुआ है ये सबसे कामयाब रहा। इंटरनेशनली काम करना और पाकिस्तान में फिर भी आपको होता है ना कि कॉल पे बहुत सी चीजें फटाफट हो जाती है, कहीं ना कहीं हम लोग जुगाड़ भी लगा लेते हैं पाकिस्तान में होते हुए। सर इंटरनेशनली काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहाँ। बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। बहुत एक्सपेंसिव भी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात थी। बहुत एक्सपेंसिव भी है और अगर चल जाए तो बहुत प्रॉफिट भी है सर। जी बिल्कुल, ये ऐसा भी है। हमारा शो बहुत अच्छा रहा और उसके बाद हमें गुरु ने कहा था कि पाकिस्तान में आप बुलाएं, लेकिन पाकिस्तान में इजाजत नहीं है इंडियन सिंगर्स के लिए, नहीं तो हमने यहाँ पाकिस्तान में भी करवाना था उसका। जी ठीक हो गया। सर आपने फैशन शोज इतने ज्यादा करवाए, लेकिन आपका एक स्पेशल एक बच्चों के लिए जो आप लोगों ने करवाया, स्पेशल लोगों के लिए, मैं चाहूंगी वो भी बताइएगा। बड़ा मुश्किल एक इवेंट था आपका। मैं जैसे अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि कुछ जो काम है अपने हिस्से का आपने करना है, तो आपने जब दुनिया में आप आ गए, हम मीडिया से हैं और हम इसमें ही रह के कोई खैर का काम भी ढूंढे जी। तो मैं क्योंकि काफ़ी प्रोडक्शंस के हवाले से काम करता रहा, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना स्पेशल चाइल्ड के ऊपर ऐसा काम करूं। देखें, कैट वॉक होती है, मॉडल्स आती हैं रैंप पे, कैट वॉक की चली गई, तो कोई ऐसा काम करें जिससे उन बच्चों को भी मोटिवेशन हो। और हमने फैशन शो किया, उसके अंदर हमने स्पेशल चाइल्ड को मॉडल के साथ कैट वॉक करवाया। जबरदस्त। हमारा जो मकसद था वो ये था कि जो स्पेशल चाइल्ड घरों में बैठे हुए हैं, स्कूल गोइंग नहीं है, उनको लेकर आना और उनको बताना कि ये बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं। तो हमने सारे बच्चे जो हैं जो स्पेशल चाइल्ड थे वो हमने स्पेशल स्कूलों से मंगवाए। अच्छा, और उसको हमने कैट वॉक करवाई और हमने बताया कि भाई ये बच्चे जो हैं, आप लोग माँ बाप जो हैं, इन बच्चों को माजूर समझ के घरों में ना बैठाएं, इनको आप स्कूल भेजें। सर पहले तो इस पे क्लैपिंग बनती है जो आप लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया, स्पेशल चाइल्ड जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है और इनमें जो सलाहियतें होती है नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है माशाल्लाह से। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ये रियलाइज कराया कि ये सोसाइटी का हिस्सा है, इन्हें हमें साथ लेके चलना है। सर उन्हें एग्री करना मुश्किल नहीं था उनके पेरेंट्स को, उन्हें या स्कूल वालों को कि जी हम एक शो में लेके जा रहे हैं, इनसे वॉक कराना, क्योंकि काफी मुश्किल होता है ये काम करना। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। कुछ बच्चे स्किप हो गए हमारे ना, हमने बुलवाए थे बच्चे, तो कुछ उसी दिन स्किप हो गए। उनके पेरेंट्स से हालांकि कोऑर्डिनेशन होती रही, हमारे कोऑर्डिनेटर उनके साथ राब्ते में थे कि भाई आज आपने पहुंचना है। हाँ जी। तो वो स्किप हो गए हमारे पास जी। तो लेकिन ये है कि जितने बच्चे आए उसमें से 3 भाई थे जो बिल्कुल ब्लाइंड, एक घर के 3 थे भाई, तीनों ब्लाइंड थे जी। और इसी तरह दूसरे बच्चे थे, सीपी बच्चे थे और माजूर बच्चे थे बहुत सारे। तो वो फिर हमने उनको मॉडल के साथ कैट वॉक करवाई। उनको इतनी खुशी हुई वहाँ बच्चों को आके, क्या बात कि वो उनकी फीलिंग जो है वो नहीं। ऑडियंस का रिस्पांस कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसमें सेलिब्रिटीज हमारे साथ उस शो में हमारे साथ औरंगजेब लगारी साहब मौजूद थे, राशिद महमूद साहब मौजूद थे, क्या बात और काफ़ी सेलिब्रिटीज थी हमारे पास, मीडिया के बहुत सारे। और मीडिया ने, और एक सबसे अच्छी बात जो है कि मीडिया ने उसको बहुत हाइप दिया। मैं सबसे ज़्यादा तो उस मीडिया के अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने उस मेरे शो को बहुत हाइप दी। उसके बाद फिर मेरा हौसला बढ़ा, तो मैंने फिर दूसरा शो भी किया। दूसरा शो मैंने किया, वो मैंने उसका मकसद था कि ये जो वन व्हीलिंग करते हैं बच्चे जो रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, उनके लिए हमने ये किया। उसमें हमारा थीम थी कि मौत का खेल अब नहीं, उसकी थीम ये थी। तो उसमें हमने सिटी लाहौर राय एजाज साहब को बुलाया, तो उन्होंने आगे कहा कि ये तो काम ट्रैफिक वालों का था, ये आप कर रहे हैं। तो कोई भी करे, खैर का काम कहीं से भी हो, तो वो हमने उन बच्चों को जो वन व्हीलिंग करते हैं उनको हमने ये बताया कि भाई ये वन व्हीलिंग जो है, माँ बाप कितनी मुश्किल से पालते हैं बच्चों को, 20 साल 22 साल अब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तालीम देते हैं, और फिर वो बच्चे जाके शौक में आके वन व्हीलिंग करते हैं। और वो अच्छा सर, जबरदस्त मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि हमारे यहाँ देखिए इवेंट्स तो आपने कराने हैं, सब कुछ हो रहा है, अगर उसके थ्रू कोई काम हो जाए, कोई सोशल वर्क हो जाए, लोगों में अवेयरनेस चली जाए ना, तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत फैशन शोज होते हैं, आप देखते हैं जबरदस्त काम हो रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, क्यों डॉक्टर साहब आप देखिए अवेयरनेस भी दे रहे हैं ना, जैसे कंटेंट बड़ा जरूरी है। एक तीसरा भी मैं आपको बता दूं थोड़े 2 मिनट के लिए, तीसरा एक और मैंने फैशन शो करवाया, उसमें मेरा वो था तेजाब गर्दी पे जिन बच्चियों के फेस बंद कर दिए गए। तो हमने उनके ऊपर भी ये थीम रखी कि ये जो है ये भी इस खूबसूरती का हिस्सा हो सकती थी।
ख़वातीन जो हैं ज़ाहिर है अब हम ये जो मॉडल्स हैं इनको वॉक करवाते हैं खूबसूरती के बेस पे, ये जो बच्ची हैं इनका क्या कसूर था जिनके ऊपर तेज़ाब करा गए, वो भी मीडिया ने बहुत हाइप दी। मैंने उसमें मुसरत मिसबा जो हैं उनकी टीम बुलवाई मैंने, हमने बहुत अच्छे यानी कि और थीम बेस, मैंने जितना भी काम किया थीम बेस पे किया। ज़बरदस्त, वेरी नाइस सर, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करें और मज़ीद भी आप इसी तरह का काम कीजिए ताकि ये हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अहम लोग हैं, उन्हें आगे लाया जाए, उन्हें बताया जाए कि वो वाकई बड़े अहम हैं हम लोगों के लिए और वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया मैम का, वो उनकी पूरी टीम काम कर रही है और बड़ा अच्छा, बड़ा स्किल्स हैं उन लोगों में, बड़े ज़बरदस्त, उनके सैलून्स पे भी काम चल रहे हैं, फाउंडेशन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है उनकी। जी, अदनान से भी हम पूछेंगे, अदनान कोरोना पे कोई गाना लिखा है, क्योंकि आप सिचुएशन पे बड़े गाने लिखते हैं? नहीं। क्या वजह, कोरोना ने इजाजत नहीं दी या आपके पास कंटेंट नहीं आया? मैंने आपको बताया कि मैं मतलब इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट मतलब सिंपल सिर्फ सिंगिंग करनी, मतलब वैसे मैं ये चाहती हूँ कि अवेयरनेस के लिए आपका एक गाना जरूर आना चाहिए था। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? नहीं, और काफी लोगों ने मतलब फेंक दिए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ कुछ इससे पहले बन चुके हैं, काफी हो जाती है ना इस तरह। मैं इसमें एक चीज़ मतलब पहले बात जो हो रही कॉन्सर्ट पे, फैशन शोज़ पे, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये सारे जो हम काम करते हैं इवेंट्स वगैरह, इसमें सबसे मेन जो है ना वो साउंड सिस्टम वाले हमारे साउंड सिस्टम एसोसिएशन के जो है ना, मतलब उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। वो बिल्कुल टोटली उनका इस वक्त जो है ना बंद है काम, मतलब ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ लोडर्स हैं, साउंड उनके अलावा हमारे म्यूजिशियन हैं जो आप लोगों के साथ पीछे काम करते हैं, वो भी डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, थिएटर में कर रहे हैं, थिएटर पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल फारिग हैं। मतलब कोई इस तरह का बनाना चाहिए मतलब। अच्छा अदनान, मुझे ये लगता है पर्सनली, मैं सबको ये अपनी बताती भी हूँ, अपनी सोच भी बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ म्यूजिशियन अटैच होते हैं ना, तो जितनी सिंगर बरादरी है ना, वो अपनी बरादरी को किसी ना किसी तरह से हेल्प करे। जैसे अगर कॉन्सर्ट अरेंज करा रहे हैं तो इनको पता है कि इनके वेंडर्स कौन कौन है और कौन से किनको ज़रूरत है। डॉक्टर हजरात इनको पता है, इनके साथ जो इनको हेल्प कर रहे होते हैं किसी भी हद तक, डॉक्टर साहब जो आपके क्लिनिक पे लोग होते हैं, चाहे वो स्पीकर हो या वो मेडिसिन देने वाले हो या आपकी पर्चियां एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले हो, तो ये पता है क्या गुजरांवाला एसोसिएशन में मतलब हमने बनाई है, मतलब ना तंजीम बनाई है कि मतलब 3 कैटेगरीज हैं उसमें, मतलब जो बिल्कुल छोटे तबके के सिंगर और मतलब म्यूजिशियंस हैं, जो उससे ऊपर है जो मतलब कोई अपना कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, और तीसरे जो बहुत हाई लेवल पे हैं, उन सब ने मिला के मतलब कुछ ना ऐड करके जो बिल्कुल फारिग है ना उनको सपोर्ट किया। लेकिन बात वही है कि अब टोटली कॉन्सर्ट और जो इवेंट्स है ना वो बंद हो गए। अब जो दरमियाने तबके के सिंगर थे वो भी समझ लेंगे बिल्कुल फारिग हो गए, चले मैं जॉब कर रहा हूँ या इस तरह कोई और जॉब कर रहा है, उनका निज़ाम तो चल रहा है। लेकिन जो सिर्फ सिंगिंग पे थे या मतलब म्यूजिशियन थे, एक्टर थे, जो थिएटर पे थे, वो बिल्कुल फारिग है। मतलब उनका गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट जितना कर सकती थी करिए, लेकिन उसके साथ साथ हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी आर्टिस्ट हाथ नहीं फैलाएगा, कभी भी आर्टिस्ट लाइन में लग के राशन नहीं मांगेगा, कभी भी आर्टिस्ट किसी को फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि मेरे घर में आज खाना नहीं बना है। तो काइंडली जो लोग आपके साथ मुंसलिक है, किसी भी फील्ड में है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आपके जूनियर आर्टिस्ट हैं या स्पोर्ट रोल करे, कुछ भी कर रहे हैं, तो काइंडली उनका खुद ख्याल रखिए। उसके बाद मजीद गवर्नमेंट भी कर रही है, मजीद वो भी करेंगे। हर तीसरे दिन चौथे दिन फोन करके पूछा करते थे ना जी कैसे हैं, अब मतलब कोविड की वजह से वो बिल्कुल उनसे साइड पे हो गए हैं कि यार पैसे ही ना मांग ले। अच्छा, ये आपकी बात भी ठीक है, लेकिन वहीं पे सर बहुत से अच्छे लोग भी हैं। ऐसा साहब आपको पता है कि बहुत से लोगों ने हेल्प भी किया जहाँ तक पॉसिबल था। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी कम बैक करेंगे, अपनी ज़िंदगियों में वापस आएंगे और ये साथ साथ चीज़ें भी चल रही होंगी। लेकिन हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, आप लोग अपने लोगों के साथ, जो आपके साथ अटैच लोग हैं ना, चाहे वो आपके ड्राइवर हैं, मेड्स हैं, कोई भी हैं, आप अगर उनको हेल्प करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। अलीना, आप एक अपनी भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट की है बी पॉजिटिव के नाम से। ये पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव जिंदगी में रहना पॉजिटिव है या ये कोविड-19 की वजह से, वैसे पॉजिटिव वर्ड से भी बड़ा डर लगता है लोगों को, ये कौन सा पॉजिटिव है? बेसिकली क्योंकि मेरी अपनी फील्ड थी साइकोलॉजी की जी, तो मैं चाहती थी, जब मैंने इसमें काम स्टार्ट किया उस वक्त मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम नहीं हो रहा था और मुझे लगा कि इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे थे कि बिल्कुल थोड़ा सा मसला है और सीवियर डिप्रेशन। आप यकीन करें, छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन्हें मैंने देखा है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है, और वो कह रहे हैं कि मामा मैं बहुत डिप्रेस हूँ। हाँ। तो ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इस पे काम स्टार्ट किया और मैंने इसका नाम भी इसीलिए रखा कि बी पॉजिटिव। कि हमें ज़िंदगी में कोई भी काम है, अगर हमारे साथ कोई मसला भी हो जाता है तो हमें उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से अगर वो काम नहीं हो रहा तो उसमें हमारे लिए कोई बेहतरी है।
देखिए अगर हम सिर्फ इस सोच को लेके चले तो हमारे लिए बहुत से रास्ते जो है वो खुल जाते हैं, बहुत सी राहें जो है वो आसान हो जाती हैं और हम जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मायूसी एक तो हमें अपनानी ही नहीं चाहिए, हमें मायूस होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और खुद पर एतमाद रखना चाहिए कि हम अगर ये काम शुरू किया है, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि अगर आप एक काम अच्छा करें तो उसमें रुकावटें जरूर आती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल अब हम जा रहे हैं ना एक ट्रैफिक में, अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो हम स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन हमें उसको क्रॉस करना है, ये नहीं है कि हमें रुक जाना है वहां पर। तो ऐसी मुश्किलात हमारे लिए स्पीड ब्रेकर्स का काम करती हैं। हमें वहां पर एक तो थोड़ी सी हमारी गाड़ी को भी एनर्जी मिल जाती है कि उसने दोबारा जो है वो स्टार्ट करना है। तो लाइफ में भी सेम इसी तरह है कि हमें ये मुश्किलात थोड़ी एनर्जी देती हैं कि हमें इनसे निकल के अपनी मंजिल की तरफ जो है वो आगे बढ़ना। बिल्कुल, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इनके साथ मुंसलिक हैं, कितने लोग इनके साथ काम कर रहे हैं और कितने लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन अदनान से एक गाना सुन लेते हैं, फिर वापस आके जी अलीना से बात करेंगे। पिंडी शहर दी कुड़ी ओ लगे शहत दी पूड़ी, ओ पिंडी शहर दी कुड़ी ओ लगे शहत दी पूड़ी। मैं भी मुंडा हाला होरी मेरे हाण दी कुड़ी, जदों गिद्धे विच नचदी कमाल लगदी। मैं भी वेखी ना किते भी ओदे नाल दी कुड़ी, ओ पिंडी शहर दी कुड़ी लगे शहत दी पूड़ी। मेरा नहीं कसूर सारा दिल दा कसूर है, मोटी मोटी अख इना अखां च सरूर है। मेरा नहीं कसूर सारा दिल दा कसूर है, मोटी मोटी अख इना अखां च सरूर है। जिथे भी तू जावे पिछे आउणा मैं जरूर है, मेरे ख्यालां विच आउंदी है बड़ी। ओ पिंडी शहर दी कुड़ी ओ लगे शहत दी पूड़ी। तेरे बिना जीना हुण लगदा मुहाल, एक एक पल इंज लगे जिवें साल। तेरे बिना जीना हुण लगदा मुहाल, एक एक पल इंज लगे जिवें साल। छेती छेती दस हुण तेरा की ख्याल है, मैं ते सारी रात जागा नींद भी उड़ी। ओ पिंडी शहर दी कुड़ी ओ लगे शहत दी पूड़ी। हिले तेरा लक सारा शहर हिल जांदा है, तेरे नाल नच्चां ते स्वाद बड़ा आउंदा है। हिले तेरा लक सारा शहर हिल जांदा है, तेरे नाल नच्चां ते स्वाद बड़ा आउंदा है। तेरा कीए जांदा साडा कख भी नहीं रहिंदा है, इंज करे वार जिवें चल गई छुरी। ओ पिंडी शहर दी कुड़ी ओ लगे शहत दी पूड़ी। ओ पिंडी शहर दी कुड़ी ओ लगे शहत दी पूड़ी। मैं भी मुंडा हाला होरी मेरे हाण दी कुड़ी, जदों गिद्धे विच नचदी कमाल लगदी। मैं भी वेखी ना किते भी ओदे नाल दी कुड़ी, ओ पिंडी शहर दी कुड़ी ओ लगे शहत दी पूड़ी।
वेरी नाइस अदनान, बड़ा जबरदस्त गाया, परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त रही। ये आप एक एक शहर को क्यों पकड़ते हैं? गुजरावाला के बाद आप डायरेक्ट पिंडी चले गए, लाहौर क्यों नहीं आए आप? पहले मैंने आपको बात कही थी कि मैं मतलब अपने से कोई डिफरेंट चीज़ करना चाहता हूँ। नहीं, लाहौर में अगर आप गाना गाते तो वो डिफरेंट नहीं होना था। लाहौर में गाया, लाहौर दा मुंडा, लाहौर दा मुंडा, लेकिन आपने पहले पिंडी शहर दी कुड़ी, कुड़ी पिंडी शहर दी, नहीं भाई कुड़ी लाहौर की कुड़ियों पे भी गाना लिखे है जबरदस्त सा। तो पहले है ना लगदी लाहौर दिया। अच्छा लगदी लाहौर, अच्छा वो काम नहीं करना जो ऑलरेडी आया हुआ है। बस मसला ये पिंडी से कोई यादें वो बसता होंगे। सर यकीनन ये मैं कहना चाह रही थी, लेकिन आपने आसानी कर दी मेरे लिए। पिंडी पे गाना इसलिए लिखा, मतलब हमारे शोबिस के बहुत सारे आर्टिस्ट जो मतलब हम मतलब इवेंट्स पे भी मिलते हैं ना, पिंडी से बहुत बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने पिंडी पे लिखा। उन लोगों के लिए लिखा, क्या बात। लेकिन है बहुत अच्छा गाना आपका, जबरदस्त, बड़ा अच्छा, हाँ जबरदस्त, और बड़ा मजा भी आ रहा था, म्यूजिक भी बहुत फिट था। अलीना, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी। अलीना, कितने लोग मुंसलिक हैं आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में? इरम इस तरह है कि मुख्तलिफ लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। मोस्टली हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट अटैच होते हैं और मुख्तलिफ ट्रेनर्स जो काम करना चाहते हैं। मैं बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों को मौका दूं कि जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रही काम करने के लिए इंडस्ट्री में। तो हमारे साथ इस तरह के बहुत से लोग अटैच हैं। हम मुख्तलिफ ट्रेनर्स को अपने साथ जो है वो इंगेज करते हैं और फिर हम मुख्तलिफ छोटे छोटे स्कूल्स में काम करते हैं। बेसिकली अभी मैंने जो काम किया था मैंने पिछले महीने में 4 प्रोजेक्ट्स जो वो है वो किए, ऑनलाइन ही किए, क्योंकि आपको पता है स्कूल वगैरह बंद हैं। तो हमने स्कूल्स पे बेसिकली काम किया और छोटे छोटे स्कूल थे जो मुख्तलिफ लाहौर के साइड एरियाज में जो विलेजेस हैं उनके स्कूलों पे काम किया। वहाँ पर बच्चे घर में रहने की वजह से एक तो उनके पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम उस तरह का नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर हमने उनके ऊपर काम किया कि किस तरह मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें वो इंगेज करें अपने आप को, तो वो अपने डेली रूटीन को बेहतर बना सकते हैं। फिर इसके अलावा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर हम वर्कशॉप्स करवाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर हम काम करते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल में हमने अभी एक वर्कशॉप की थी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। बहुत से लोगों को शौक होता है कि वो बोलें लेकिन वो बोल नहीं सकते, मतलब उनको स्टेज फेयर होता है इसके ऊपर, या किसी को तकरीर करने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है। तो हम इस तरह के सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं ताकि पढ़ने के साथ साथ ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप देखिए आपके पास अच्छा स्किल है ना तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई मेरे ख्याल से काफी नहीं होती। स्किल्स बड़ी जरूरी है, जब आपके पास डिग्री आ जाती है उसके बाद आपके जैसे सर जिक्र कर रहे थे कि डिग्री तो आ जाती है, आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल काम नहीं किया होता तो आप जीरो होते हैं। बिल्कुल ऐसे आप फील्ड में आके जीरो होते हैं, आपको दोबारा से पूरा स्टार्ट करना पड़ता है। फिर बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं जी जो हमें पढ़ाया था वो प्रैक्टिकल में तो है नहीं, पढ़ाया तो कुछ और गया था। तो उसकी रीजन ये होती है क्योंकि आप स्किल्स पे काम नहीं करते, आप प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे होते। आपके प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिकल खुद जाएं, कैमरा लेके खुद से शूट करें, फिर डाटा लेके आए, फिर अपने टीचर को चेक करें, फिर काफी ज्यादा चीजें चेंज होती हैं। अलीना, आपने जैसे जिक्र किया पबजी को बैन किया गया, गेम जो हमारे यहाँ काफी फेमस थी, जिसकी वजह से बच्चे अगर 8-8 घंटे बैठे हैं तो वो बैठे और खुद से बातें करना शुरू हो गए। बेसिकली वो उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते थे। आपको क्या लगता है कि अच्छा हो गया? इससे साइड इफेक्ट थे बच्चों पे? ऑब्वियसली इसमें साइड इफेक्ट थे। देखिए जो चीजें बच्चे मोबाइल तो सबसे पहले आप बच्चों को नहीं देना चाहिए, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। जो चीजें आपने भी पहले जिक्र किया था कि हम अपने इर्द गिर्द से बहुत कुछ सीखते हैं, जो चीजें हमारे इर्द गिर्द नहीं है वो आप बच्चे जो है वो उस गेम के जरिए सीख रहे थे। बच्चों को उस गेम में इस्तेमाल होने वाली हर गन के नाम याद थे, उनको मालूम था कि उन्होंने एक ग्रुप में बैठना है और किसको लूटना है, किससे डाका डालना है, कहाँ पर जाके किसको मारना है। तो बेसिकली ये चीजें बच्चे गेम से सीख रहे थे, उनको ये टेक्निक्स वहां से आ रही थी कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें एग्रेसिव भी हो रहे थे बहुत ज्यादा ये चीजें। देखिए आप जब वो एक ग्रुप में बैठ के वो काम कर रहे हैं, उसको मारो, वो वाली गन उठाओ, उससे छीनो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इन चीजों में ये चीजें आ रही थी। एंजाइटी देखने को मिल रही थी। अगर एक इंसान वो फिर गेम हार गए, वो फर्जी चिकन डिनर उनको लास्ट में मिलता है, वो उस फर्ज के चक्कर में वो अपनी जिंदगियों से भी हाथ धो रहे थे। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक सुसाइड अटेम्प्ट भी हुई, बल्कि 2-3 हुई, तो फिर इस वजह से पीटीए ने इसको पाकिस्तान में बैन भी अभी किया हुआ है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये बैन ही रहे। ऐसी गेम्स जो आपके अंदर एग्रेशन पैदा कर रही हैं, आपके अंदर मारपीट का रुझान पैदा कर रही हैं, आप देखें चोरी, डाका, जरी, इन चीजों का जो रुझान पैदा हो रहा है, ऐसी चीजों को जो है मेरे ख्याल से मस्ट बैन होना चाहिए। सर की भी राय लूंगी। सर सोशल मीडिया पे चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। बहुत से ऐसे कंटेंट हमें देखने में मिल रहे हैं जो कि अच्छे नहीं है हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, लोगों को लगता है आजादी राय है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट। सर कंटेंट पे काम करना कितना अहम है, कितना जरूरी है?
देखें सोशल मीडिया जो है वो मदर पिदर आज़ाद हो गया ना। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आप चैनल्स पे कोई चीज़ भी करेंगे तो कैमरा के इंस्ट्रक्शन होगी, आप उसके मुताबिक बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ है। यानी कि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जो भी लोगों के जहन में आता है वो वहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है। तो उससे जो है माशरे में खराबियाँ पैदा हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि उसकी वजह से माशरे में खराबियाँ पैदा हो रही हैं। जी। अच्छा, हम लोग पॉजिटिव जो कंटेंट है उसको तो लेते नहीं है। बिल्कुल। अब जो नेगेटिव होता है उसको जरूर ले लेते हैं। तो उसमें जो है सोशल मीडिया की जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है हमारी कोई पॉलिसी बनाए, उसको को ब्लॉक करे उन साइट्स को या उन चीज़ों को, ताकि लोग जो है गलत वहाँ से अवेयरनेस ना ले सकें। ठीक हो गया। सर जो एड्स बन रहे हैं जैसे आपने जिक्र भी किया सर, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो हम लोग ऑन एयर कर रहे हैं ना, कैमरा भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। सर उनके लिए डायरेक्टर्स और जो राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर जो स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, एक स्टोरी बोर्ड के जो लोग होते हैं, सर उनके बारे में क्या कहेंगे? आपका जो स्क्रिप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। डिपेंड ही उस पर कर रहा होता है, कंटेंट पे ही, आपका स्क्रिप्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी थीम कि आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर वो वीक होगा तो फिर तो आपके जो प्रोडक्ट है वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल, प्रोडक्ट भी हो जाएगी। लेकिन सर स्क्रिप्ट में बहुत कम काम किया जा रहा है हमारे यहाँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, असल में ना हमारे यहाँ थोड़ा सा जो इशू है वो फाइनेंशियली, एक शख्स आएंगे आपके पास कमर्शियल बनाने की, एजेंसीज के पास के जी हमारी ये कमर्शियल बना दें, और उनका बजट होगा हज़ारों में या लाखों में, लेकिन वो आपको जो कंटेंट दिखा रहे होंगे वो 1 करोड़ वाला दिखा रहे होंगे कि जिसमें 1 करोड़ लगा होगा बजट वाली, वो ऐड दिखा रहे होंगे और कह रहे होंगे इस तरह का बना दे। तो जब बजट ही नहीं होगा तो आप कंटेंट राइटर को क्या देंगे? फिर वो कोशिश यही करेंगे ना कि आप पैसे बचाएं। जो एजेंसी होगी वो फिर पैसे बचाएगी, मिलजुल के कोई स्टोरी बना ले। हाँ, तो फिर वो यही होगा ना, फिर वो यही होगा। जब उसका बजट ही कम होगा तो फिर वो बहुत सारे लोगों से वो कोशिश करेगा कि वो जॉब उसको भी ना दे, उसको भी ना दे, वो कम जॉब दे के और कम पैसों में वो काम कर ले। ठीक हो गया, जिसकी वजह से फिर हम लोगों को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। फिर वैसी स्टोरी आएगी ना, अगर आप मेरे से स्टोरी लिखवाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट राइटर, आई एम नॉट स्क्रिप्ट राइटर, तो मैं जैसा बोलूंगी वैसे लिखूंगी। प्रोफेशनल राइटर है, उसने तो उसकी कॉस्ट है, उसने पैसे लेने हैं आपसे। बिल्कुल। तो वो जब आपका बजट ही नहीं है तो आप कैसे लिखवाएंगे उसे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप जैसे लोग अपनी थीम लेके आते हैं, अमूमन ज्यादातर लोग लेके आते हैं कि जी हमारी ये चाय की पत्ती है, इसको आपने इस तरह बेचना है, इस तरह आप बना दें, इस तरह भी लोग करते हैं। लोग खुद से भी कह देते हैं ज्यादातर सिर्फ। तो सर कोई सजेशन देते हैं आपके? जी बिल्कुल, हम तो क्योंकि जो आप बोल रहे होते हैं और स्क्रीन पे उसको शो करना थोड़ा डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही हम लोग उनको कहते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन अमूमन क्लाइंट जो है वो फिर वो बॉस ऑलवेज राइट, अगर वो दे रहा है तो ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये बिल्कुल परफेक्ट आपने जुमला बोला है। इन द एंड आपको वही करना पड़ता है जो आपका क्लाइंट डिमांड करे। डॉक्टर साहिबा, लड़कियों को हिल्स पहनने का शौक होता है, हम लोग पहनते भी हैं, और कुछ लोग तो हर प्लेस पे पहन के चले जाते हैं जहाँ पे नहीं भी पहन के जानी चाहिए, तो उसकी वजह से आपकी बॉन में प्रॉब्लम आता है, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते, ठीक से खड़े नहीं रह पाते, और थोड़ी देर बाद, 1 घंटा 1.5 बाद आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपकी चाल डिफरेंट हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, आपसे चला नहीं जाता। और हील्स पहनने के सबसे ज्यादा नुकसान आपकी बैक पे आते हैं। जी, आपको बैक पेन शुरू हो जाती है। ठीक है। से आपको जो नीज पे पेन शुरू हो जाती है। ठीक है। पहली बात है वो सारा आपका जो कंप्रेशन है आपके टोस। मैं ये हील की बात ना अलीना से भी पूछना चाहूंगी। अलीना, आप वैसे हील नहीं पहनती क्योंकि जो आपका काम है, जैसे आपने घूमना फिरना है, जितना आपने चलना है, आप हील पहनती है वैसे नॉर्मल? नहीं, वैसे सही बताऊं तो मैं पहले क्योंकि स्पोर्ट्स में रही तो इस वजह से मुझे इस चीज का बिल्कुल भी शौक नहीं रहा। हाँ, मैंने हमेशा से जो है वो फ्लैट शूज पहनने को तरजीह दी है बनिस्बत हील के, तो मैंने हील का इस्तेमाल कभी नहीं किया। हाँ, कभी मुझे नहीं याद पड़ता, नहीं शादी पे भी नहीं, मोस्टली मुझे मेरा दिल चाहता है बस फ्लैट हो ताकि मैं खुद को कंफर्टेबल। नहीं, अभी ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं कि मैंने आपको बताया, क्योंकि स्पोर्ट्स में रही तो उस वजह से मुझे इन चीजों से जो है वो जरा दूर दूर तक। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं ऐसा करती हूँ समटाइम, मैं लगे कि नीचे भी स्नीकर्स पहन लेती हूँ, बहुत कंफर्टेबल होता है इजीली। ऐसा ही है, तो मुझे इजी फील होता है। मैं हमेशा वो करती हूँ जिसमें मैं रिलैक्स रहूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि अच्छा मुझ पे क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, ये चीजें मैटर करती है, लेकिन आपकी, मेरे ख्याल से आपका कंफर्ट आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, मेरे ख्याल से आपको वो चीज ज्यादा यूज करनी चाहिए। परफेक्ट हो गया। सर मॉडलिंग के बारे में भी बात करेंगे। आजकल हम सबको मॉडल बनना है, हम सब लोग सोशल मीडिया पे मॉडल हैं, हम लोग एक अच्छी तस्वीर बना के अपलोड करते हैं, वी आर मॉडल। सर क्या क्राइटेरिया है कुछ मॉडलिंग का, क्या अब नहीं है? नहीं, अब तो देखें सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग फेम हो गए ना जी, टिकटॉक से लोग बन गए, स्टार्स बन गए। तो पहले जो होता था, अच्छा सर पहले क्लियर करेंगे, टिकटॉक पे जो लोग आ रहे हैं वो स्टार्स हैं?
हाँ बन गए ना वो लोग। अच्छा, वो बन गए हैं। देखें अब आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखें, उन लोगों को लोग बुलाते हैं, एज सेलिब्रिटी बुलाते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल में, नाम नहीं बहुत ज्यादा एज सेलिब्रिटी बुलाते हैं कि वो उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, मिलियंस में। के बारे में भी जो तो अवेयरनेस दी गई है, टिकटॉक स्टार्स ने दी। हाँ, पहले ये होता था कि मीडिया हमारे पास सिर्फ पीटीवी होता था। आपने जाना पीटीवी में जाके वहाँ पे एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी। तो अब आपके पास सोर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, सोर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर चांस ज्यादा मिलने लगा, चांस ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन सर ज्यादा देर टिकते नहीं है, फिर आते एक दो शो में नजर आते हैं, फिर नहीं नजर आते हैं। तो जो नजर आते हैं तो वही बाकी जाते हैं ना। अच्छा, जो नजर नहीं आते तो कहाँ जाएंगे वो। ठीक हो गया, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, टिकटॉक पे जो काम हो रहा है, टिकटॉक का वो नहीं हो गया, हक में नहीं है, मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं खिलाफ है, मैं खिलाफ ही नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे बैलेंस है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोग जो हैं अपने आप को स्टार्स बना लिया सोशल मीडिया पे, हाँ जी, कोई ना कोई ऐसा काम करके अपने आप को स्टार बना लिया, तो वो अपने आप को फेम समझते हैं, सेलिब्रिटीज बन गए हैं वो लोग। लेकिन जो असल जो मेहनत है वो यही है कि आप बड़ी स्क्रीन पे जाएं और वहां जाके काम करें। ठीक हो गया, मतलब जिनमें टैलेंट है वो आगे आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो टिकटॉकर्स हो या आप सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हो, जिसमें टैलेंट है वो किसी ना किसी तरह से आगे आ ही जाते हैं। डॉक्टर साहब हमें हिल्स के बारे में बता रही थी, डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी जरा बताइएगा कि अगर आप पहन रही हैं तो किस तरह की हिल पहननी चाहिए आपको? अब वेज हील्स पहनिए अगर आप, क्योंकि वेज नहीं पहनते, वेज अक्सर आंटी स्टाइल में चला जाता है ना, बट वेज क्लासी भी लगता है, ठीक है, लोग पेंसिल हील्स ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं। आज मैंने भी ये फ्लैट शूज पहने, वरना अगर आपने नोट किया, पहले मैं 2 दफा आई हूँ, मैंने हील्स ही पहन के आई हूँ। मुझे खुद हील्स पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, बट हील्स पहनने के ना साइड इफेक्ट्स भी हैं, लाइक आपको नीज में पेन शुरू हो जाता है, आपको बैक प्रॉब्लम होता है। अगर 1 घंटे के लिए पहने तो एक आधे घंटे के लिए ठीक है। कुछ लोग होते हैं कहीं मार्केट तक भी जाना, अक्सर मैं एम्पोरियम पैकेजेस गई हूँ तो वहाँ पे भी लड़कियां हील्स पहन के आई होती हैं, और मैं अक्सर देख रही होती हूँ यार ये शॉपिंग करने आए हैं। एग्जैक्टली, इवन मेरे डॉक्टर्स भी साथ कुछ हील्स पहनते हैं, सॉरी। अच्छा ठीक है, वो लोग भी हील्स पहनते हैं, वो लोग हील्स पहनते हैं, मैं देख रही हूँ कैसे कंफर्टेबल मतलब देते हैं वो लोग। हाँ, और लोगों को कहते हैं हील्स ना पहने, आपको नीज इशू होगा, ये इशू होगा, वो इशू होगा, फलाना ढमकाना, बट पहनते हैं। बट ये ठीक है, आप हॉस्पिटल आ रहे हो, ठीक है, अपने आप को ग्रूम करना है, व्हाटएवर, बट शॉपिंग करते वक्त हील्स पहनने का क्या मतलब जवाब बनता है? मैं अक्सर एम्पोरियम पैकेजेस में भी देखती हूँ, इतने साथ जी शॉपर उठाए होते हैं और हील्स पहन के, और इतने सुकून से चल रहे होते हैं वो, और मैं देखती हूँ मुझसे तो आधा घंटा नहीं चला जाता, और ये लोग इतने पूरा एम्पोरियम घूम लेते हैं हील्स पहन के। ठीक हो गया। वैसे आपको हिल्स नहीं पहननी चाहिए, अगर आप पहन रहे हैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे राब्ता कीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि किस तरह की हील आपको पहननी चाहिए और किस तरह से वॉक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जो वॉक है वो भी खराब हो जाती है इसकी वजह से, और बैक का जो मसला आता है स्पाइनल कोड का, वो भी इसकी वजह से होता है, क्योंकि हम लोग पेंसिल हील जो कि नॉर्मल कैरी करना बहुत मुश्किल काम होता है, और उसको अगर कैरी करना है तो उसके लिए आपकी वॉक भी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से वॉक करनी है। और अलीना, क्योंकि आप शायरा भी है, मैं चाहूंगी अब आप हमें कुछ सुना दीजिए। क्या हाल है सर? मैम काफी लिखती भी हैं, तो कुछ सुन लिया जाए। अच्छा, एक गज़ल के कुछ अशार हैं जी, प्लीज प्लीज। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा लिखती, लेकिन हम चाहेंगे आप हमें जरूर सुनाइए। एक ये गज़ल है, इसके कुछ अशार हैं, मुझे लगता है कि अच्छी लिखी गई। पहले पहल तो वो मेरी जिंदगी बना, हाँ जी, पहले पहल तो वो मेरी जिंदगी बना, फिर यूँ हुआ कि वो मेरा मेहमान बन गया। क्या बात। पहले पहल तो वो मेरी जिंदगी बना, फिर यूँ हुआ कि वो मेरा मेहमान बन गया। जब साथ था तो रास्ते आबाद थे मेरे, उसके जाते ही ये रास्ता सुनसान बन गया। क्या बात है। कहना तो मुझे एक भी शेर नहीं आता, कहना तो मुझे एक भी शेर नहीं आता, उस पे लिखा तो मुकम्मल दीवान बन गया। अना की मैं हमेशा पासदार रही, क्या बात। अना की मैं हमेशा पासदार रही, पर तेरा हर्फ हर्फ मेरा फरमान बन गया। फिर यूँ हुआ कि राब्ता मुमकिन नहीं रहा, फिर यूँ हुआ कि राब्ता मुमकिन नहीं रहा, फिर यूँ हुआ कि वो मेरा वजदान बन गया। क्या बात। फिर यूँ हुआ कि वो मेरा वजदान। अलीना साहिबा, वेरी नाइस। आप कब से लिख रही हैं? तकरीबन आपको 1 साल पहले आपकी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है? बुक तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन मैं उसको पब्लिशिंग में इसलिए नहीं ला रही क्योंकि मुझे लगता है कि एक आपका जो पहली चीज़ आती है ना मार्केट में, वो अच्छी आनी चाहिए ताकि आपका वो जो असर है वो कायम रहे। अगर आप शुरू में ही कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं ना जिससे लोग नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपके आगे आने वाली चीज़ जितनी मर्जी अच्छी हो, फिर वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये इंसान अच्छा नहीं
लिखता, First- तो लोग उसको नहीं पढ़ते। तो ठीक हो इसलिए गया। मैं चाहती हूँ कि जो पहली चीज ही आए मार्केट में वो अच्छी आए, इसलिए मैं जरा उसको वेटिंग पे और डिले कर रही हूँ। ठीक हो गया। अलीना, आपने सीनियर को वो बुक जरूर दिखाइए ताकि वो कुछ रीड करें और वो आपको बता सकें कि इसमें कुछ चेंजिंग की अगर जरूरत है तो वो चेंज करवा देंगे, अदरवाइज आप जरूर पब्लिश बिल्कुल करवाइए। ऐसा है। बेस्ट ऑफ लक, हमारी Thank बहुत सी you। विशेष हैं बहुत शुक्रिया। आपके साथ। सर, आपको शायरी का शौक है? नहीं बिल्कुल गाने का? नहीं बिल्कुल। सर, लोगों को तो इतना मौका देते हैं, आप गाने का खुद क्यों नहीं गाते? देखिए आप हम लोग तो मैंने बताया, हम लोग वो लोग हैं कैमरे के पीछे होते हैं जो ज्यादा तो मेहनत हम करें। लोगों से ये काम नहीं होता। हाँ, अल्लाह पाक ने जो जिन लोगों को टैलेंट दिया है हम उन लोगों को प्रेजेंट कर सकते जी, हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी कीमती वक्त का। अलीना, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। खैरियत से घर जाइएगा, घर जाके हमें मैसेज कीजिएगा। घर वालों ने अगर आपको अलाउ किया घर आने के लिए तो जरूर बताइएगा। नान, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के एंड में हम आपसे गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। SOPs जो कि बता दी गई है, एहतियाती तदबीर शॉर्ट्स ही हैं, जल्दी से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। हाथ को धोइए किसी भी साबुन से, लाल, नीला, पीला, ग्रीन, जो भी आपके घर में मौजूद है, और इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल कीजिए और डिस्टेंस रखिए। अल्लाह हाफिज। सुननी गुलाबी रंग पाण वालीए मित्तरां दा दिल धड़काण वालीए सुननी गुलाबी रंग पाण वालीए मित्तरां दा दिल धड़काण वालीए सुननी गुलाबी रंग पाण वालीए मित्तरां दा दिल धड़काण वालीए इन्ना सोहनी सोहनी अखियां च पर पर सुर मैनू पाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो तेरे सोहने मुखड़े ते काला काला दिल कोई करके बहाना सानू कल्ली कित मिल करके बहाना सानू कल्ली कित मिल करके बहाना सानू कल्ली कित मिल तेरे सोहने मुखड़े ते काला काला दिल कोई करके बहाना सानू कल्ली कित मिल इन्ना मुंडियां नूं झूठी मोटी टाइम दे के एवें अजमाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो परेशान तेरे लक दे हुलारे कट दे इन्ना दी जान थोड़ा जिहा लक उत्ते करो कंट्रोल छड्ड दिओ सब नूं ते आओ साडे कोल आएगी ते लाइफ बन जाएगी तोड़ तेनू कदी किसी शहर दी नहीं आएगी सुन कुड़ी ये नी तेरी टोर कमाल तेरा इक ठुमका ते सारे बेहाल एक तेरे हत्थ विच चिट्टा आईफोन जिदे उत्ते लाईए तू एडी वाली टोन जिदे उत्ते लाईए तू एडी वाली टोन जिदे उत्ते लाईए तू एडी वाली टोन एक तेरे हत्थ विच चिट्टा आईफोन जिदे उत्ते लाईए तू एडी वाली टोन सुन दे फोन तुसी सोहणे उत्ते बैलेंस मुकाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो Tell me baby if you don't mind लके तेरा 29 तेरे पीछे मुंडियां ने कर लई फाइट क्योंकि तेरी उच्ची हाइट तेरी एक स्माइल ते सारे फ्रेश क्यों कर दे हो तुसी एडा मेकअप काला क्रीमा हो गई ब्राइट कुड़िए तू एब्सोल्युटली राइट सूट भी गुलाबी नाले होठ तेरे पिंक दूर दे इंज जिवें कीती होए ड्रिंक दूर दे इंज जिवें कीती होए ड्रिंक दूर दे इंज जिवें कीती होए ड्रिंक सूट भी गुलाबी नाले होठ तेरे पिंक दूर दे इंज जिवें कीती होए ड्रिंक दो तीन पैक तुसी लांदे हो ते घरों बाहर जाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो मुंडे वजदे ने कंधां विच यार लक नूं भलाया ना करो
पाण वालिए मित्रां दा दिल धड़काण वालिए सुननी गुलाबी रंग पाण वालिए मित्रां दा दिल धड़काण वालिए इन्ना सोहनी सोहनी अखियां च पार पार सुर मैनू